अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? तो जनाब, आज की सुबह का आगाज़ अच्छे मौसम के साथ, और आज मौसम जो है वो बड़ा ज़बरदस्त था। और जिस तरीके से आज लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है ना उन्होंने रुख भी किया है सी व्यू का, और लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस हवाले से कि मौसम जो है वो अच्छा है। अच्छा, कल भी मैंने मौसम की बात की थी और मौसम वाकई बड़ा ज़बरदस्त हो गया। तो जनाब, कराची वाले जो है ना अच्छे मौसम से खुश हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं कि जी कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है, और ये रोशनियों का शहर जो है, जाहिर सी बात है, ये बुनियादी जो सहूलियात हैं उनसे महरूम है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। तो ये जो जर्नल इशूज़ हैं हमारे, ये हमारे जो रिपोर्टर्स अभी हमें ज्वाइन करेंगे उनसे ज़रूर हम डिस्कस करेंगे इस बारे में कि जी कराची शहर में जो हालात हैं, अमन व अमान की जो सूरत हाल है, उस हवाले से जो है वो क्या करंट अपडेट्स हैं। अब कुछ शामिल करते हैं सिटी अपडेट्स। अच्छा जी, जो सिटी अपडेट्स हैं वो सिटी अपडेट्स कुछ इस तरीके से हैं कि जो खाड़ी पर जो सेल लगी हुई है वो 70% है, और जिन लोगों ने शॉपिंग वगैरह करनी है वो ज़रा ध्यान दे दें इस पर। गुल अहमद पर जो सेल है वो 70% है, फिर लाइमलाइट पर जो सेल है वो भी 70% है, और जे डॉट पर जो है वो 25 और 40% जो है वो सेल लगी हुई है। अच्छा जी, उसके बाद अब कुछ बात करते हैं, ग्रॉसरी आपने करनी होगी, और ग्रॉसरी के लिए हम आपको लेके चलते हैं कहाँ पर जी। ग्रॉसरी के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे मेरी फेवरेट दाल माश की। अच्छा जी, दाल माश जो है उसके होलसेल प्राइस जो हैं वो 405 हैं, फिर जो है वो 425 हैं इसके रिटेल प्राइस। फिर जो इसकी होलसेल प्राइस है मूंग की दाल की, तो मूंग की दाल जो है वो 310 है। फिर उसके बाद जो है वो मसूर की दाल जो है उसके होलसेल प्राइस जो है वो 250 हैं। फिर जो दाल चना है उसके होलसेल प्राइस जो है वो 340 हैं। फिर उसके बाद जो है वो क्या है जी, काबली चना है, उसके होलसेल प्राइस जो है वो 310 है। अच्छा, अब जो है वो जिस तरीके से शहर का हम आपको हाल अहवाल बता रहे हैं, उसमें जो कुछ प्राइसेस हैं चिकन के, मटन के, और जो लोग शौकीन हैं इसके, उनके जो प्राइसेस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि 2000 रुपये जो है वो मटन जो है वो 2000 रुपये है, और जो अंडे हैं वो है 260 रुपये दर्जन। जी हाँ। अच्छा, उसके बाद जो है जो चिकन है वो है 650, और फिर जो बीफ है यानी बछिया वो है 1150। वैसे ही बकरीद आने वाली है, और सारे लोग जो हैं ऑब्वियसली अब सोच रहे होंगे कि हम खुद अब गाय हैं, जो कुर्बानी है, जो कुर्बानी का गोश्त होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो उसके जो हम वो जिस तरीके से गोश्त होगा, ज़बरदस्त फ्रेश गोश्त होगा, तो वो खाएंगे भी और पकाएंगे भी। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं हम गोल्ड की। अच्छा जी, गोल्ड की क्या प्राइजेज़ हैं? और सोने की जो कीमत में है वो बड़ी कमी देखी गई है। ठीक है जी, जो गोल्ड के प्राइजेज़ हैं, आलमी मार्केट में सोने की कीमत में बड़ी कमी हुई है। आलमी मार्केट में सोना $104 सस्ता होकर $3221 फी औंस तक गिर गया है। अच्छा, सोने की कीमत में कमी का असर मुकामी सराफा बाजार पर भी हुआ है। एक तोला सोना एक ही दिन में 10,400 रुपये सस्ता हो गया है। अच्छा, एक तोला सोने की कीमत 3,40,500 रुपये तक गिर गई है। 10 ग्राम सोना 8,917 रुपये सस्ता हो गया। 10 ग्राम सोना घटकर 2,91,923 रुपये तक आ गया। एक तोला चांदी 17 रुपये की कमी के बाद 3,400 रुपये पर आ गई है। तो ये तो थी जी सिटी अपडेट्स। अब यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो वापस तो हमारे रिपोर्टर्स जो है हमें ज्वाइन करेंगे, और उनसे हम बात करेंगे कि जो हमारे शहर कायद है इसमें जो जो मसाइल हैं उसका हल कैसे निकाला जाए। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब, अब कुछ न्यूज़ शामिल करते हैं और आपको बताएं कि आज जो टॉप स्टोरीज़ हैं वो क्या रही। टॉप स्टोरीज़ कुछ इस तरह से हैं कि पाकिस्तान और भारत के जो DGMOs हैं उनके दरमियान राब्ता हुआ है, और जंगबंदी बरकरार रखने पर भी इत्तफाक हुआ है। पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन DGMO और भारतीय मनसब के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल हो गया, जिसमें जंगबंदी को बरकरार रखने पर इत्तफाक किया गया है। अच्छा, जो भारतीय मीडिया है उसके रिपोर्ट्स के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल राजिव जो हैं और उनके पाकिस्तानी हम मनसब मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है। अच्छा, जो अगली खबर है वो ये है कि इसी तनाजुर में ये सारी खबरें जैसे जैसे चलती आ रही हैं, तो उसमें मैं आपको बताऊं कि जो भारतीय वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, उनकी जानिब से जो है वो गीदड़ भपकियां सामने आ रही हैं। पाकिस्तान को जंग की धमकी दी उन्होंने, और फिर झूठे दावों से नाकामी छुपाने की उन्होंने कोशिश भी की, और साथ साथ उनके बारे में यही कहा जा सकता है कि जी रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। जिस तरीके से मोदी हरकतें कर रहे हैं, तो वो उसके बारे में जो है अब सोशल मीडिया पर भी एक मीम्स का तूफान है, और लोग उनकी बहुत ज़्यादा जो है वो मीम्स बना रहे हैं। अच्छा जी, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना बयान देते हुए धमकी दी है कि नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ रोक दिया गया है। मोदी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में होने वाले एक हमले को पाकिस्तान से जोड़ते हुए बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए हैं, और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई ना की तो भारत दोबारा हमला करेगा। पाकिस्तान ने इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए भारत के झूठे बयानी की शदीद मजम्मत की और आलमी बरादरी और इसकी जारियत का नोटिस लेने की भी अपील की है। अच्छा जी, इसके बाद जो है एक और खबर जो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, ये खबर है कि जी वज़ीर आज़म का 10 मई को हर साल यौम
मार्का हक मनाने का ऐलान सामने आया है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी पर हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने, जबकि ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वालों के लिए शोधा पैकेज का भी ऐलान कर दिया है। तो जनाब ये तो थी टॉप स्टोरीज जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अच्छा, इसके ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया, बल्कि रिपोर्टर्स पे जाने से पहले जो है एक और ख़बर मैं आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ। ये है ख्वाजा आसिफ से रिलेटेड। इनका कहना है कि हमारी अफवाज का सारी दुनिया में डंका जो है वो बज रहा है। ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मोदी को पहले ही पैगाम मिल गया है, अब इसको मजीद क्या पैगाम देंगे। पाकिस्तानी अफवाज बहुत बहादुरी से भारत के खिलाफ लड़ी हैं। अच्छा जी, ख्वाजा आसिफ का कहना था कि हमारी अफवाज ने 2 से 3 घंटे के अंदर हिंदुस्तान के जो है वो मतलब जब हमारी अफवाज वहाँ पर लड़ती थी तो 2 से 3 घंटे के अंदर ही जो है हिंदुस्तान ने घुटने टेक दिए। हमारी अफवाज का सारी दुनिया में डंका बज रहा है, हमारी अफवाज ने सारी दुनिया में लोहा मनवा है। अल्लाह हमारे मुल्क को और कौम और अफवाज को हमेशा इसी तरह सलामत रखे, आमीन आमीन आमीन। बिल्कुल, ये तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी सलामत रखे, हमारी फ़ौज को भी सलामत रखे, अमन सलामती के साथ हम आगे बढ़ें। लेकिन मोदी हुकूमत जो है वो इस तरह से चाह नहीं रही, क्योंकि उनके वहाँ से जो है काफ़ी सारी बातें सामने आ रही हैं। अच्छा जी, मज़ीद उनका कहना था कि अल्लाह ताला ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद करना था, वो अल्लाह ने मेहरबानी कर दी है, कौम का सर भी फ़ख्र से बुलंद हो गया है। तो जनाब ये जो है वो ख्वाजा आसिफ का बयान है। अच्छा, अब आज जो टॉप स्टोरीज़ है उस पर बात करने के लिए हमारे रिपोर्टर्स ने हमें ज्वाइन किया है। आजिज़ भाई ने हमें ज्वाइन किया है और हमें जो है वो ज्वाइन किया है हमारे रिपोर्टर्स ने। अच्छा जी, अब जो है वो हम इस हवाले से आगे बढ़ेंगे और कराची अपडेट्स के बारे में पूछेंगे। तो कराची अपडेट्स जो हैं, कराची में पानी, बिजली और दीगर चीज़ों की जो है वो प्रॉब्लम है, ये मसाइल कब तक हल होंगे आजिज़ भाई? इस पे तो बात करते हैं, लेकिन मोदी का क्या होगा? मोदी का क्या होगा ये तो हमें पता नहीं। खुर्शीद भाई जो हैं वो बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, तो अब खुर्शीद भाई कि मोदी की इंडिया में सूरत हाल ख़राब है। हाँ। ये मैंने पहले भी तज्जिया किया था। हाँ। कि इस अटैक पाकिस्तान ने जो सबक सिखाया है भारत को, उसके बाद मोदी के ख़िलाफ़ मुजाहरे हो रहे हैं इंडिया में। अपोजिशन ने पार्लियामेंट का इजलास बुलाने के लिए लिखा है और वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ के फ़िज़ाइया के लोगों को मार रहे हैं। अब इस पूरे उससे बचने के लिए, हजीमत से बचने के लिए कह रहे नहीं हम तो अब जंग करेंगे और जंग हमने ख़त्म नहीं की है, और ये सारा ड्रामा उसके लिए कर रहा है, बेसिकली अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए कर रहा है। मेरा ख्याल है मोदी की सूरत हाल अच्छी नहीं है इंडिया में, क्योंकि सिर्फ मोदी के भड़के मारने से तो कुछ नहीं होगा ना। दुनिया क्या कह रही है, दुनिया के दीगर, अमेरिका के तज्जिया निगार क्या कह रहे हैं, बरतानिया के क्या कर रहे हैं, अल जज़ीरा क्या कह रहा है, उसको देखना होगा ना। हम चले पाकिस्तान को भी छोड़ें, हम हमारे मीडिया ने जो कुछ कहा उसको भी छोड़ दें, लेकिन दुनिया के दीगर ममालिक के लोग क्या कह रहे हैं, वो तो गैर जानबदार है ना। सही। वो ना पाकिस्तान को देखते हैं ना इंडिया को देखते हैं, वो अपनी बात करते हैं। तो वो सब यही बोल रहे हैं कि इंटरनली मोदी की सूरत हाल बहुत ख़राब है इंडिया के अंदर, क्योंकि मोदी जंगी जुनूनियत और पाकिस्तान दुश्मनी पे ही तो पूरा उसका जो इक़्तिदार के पिलर इस बुनियाद पे तो खड़े थे, इस बुनियाद से तो वो शिकस्त खा चुका है। तो अब किस बात पे खड़ा रहे वो, मुझे नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़े पैमाने पे मासिस मूवमेंट होगी मोदी के ख़िलाफ़ इंडिया में, बड़े पैमाने पे मुजाहरे होंगे, और ये उससे बचने के लिए इसने कहा नहीं हमने जंग ख़त्म नहीं की है और हम तो अब जंग लड़ेंगे सारे। खैर, हम अपने कराची पे बात करते हैं जो आपने सवाल किया। जी जी। देखिए, कराची में दो बातें हैं। कराची में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मसाइल हैं, कराची में काम भी हो रहा है। कराची में डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, अभी नया बजट आ रहा है, उसमें काफ़ी नए मंसूबे आ रहे हैं। नए बजट में एक तो ये रनिंग प्रोजेक्ट्स जो है, शारा भुट्टो है, जाम सादिक ब्रिज है, कोरंगी काजवे है, या शारा फैसल की तज़ीनो आराइश है, या जो है डिफरेंट एरियाज़ में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो एक अलग है। लेकिन इस नए बजट में अभी वो सामने तो नहीं, लेकिन मेरी मालूमात है कि नए बजट में कराची के बहुत सारे मंसूबे रख रहे हैं, जिसमें सड़कों की तामीर है, जिसमें पानी का ख़ास तौर पे K4 का जो मंसूबा है उस पे ख़ास पर ट्रांसपोर्टेशन पे नई बसें नए साल में आएंगी,
ये ऑलरेडी ऐलान किया हुआ है। टैक्सी जो है एक तो पिंक टैक्सी है और उसके अलावा आम टैक्सी, वो तकरीबन लॉन्च होने के मरहले में है। मेरा ख्याल है ये इसी महीने में लॉन्च हो जाएगी। जी जी। तो मसाइल हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, अपनी जगह पे है जी। और पानी का मसला है, बिल्कुल है। और पानी का मसला जब तक K4 का मंसूबा अपने स्टेज पे नहीं पहुंचता, जब तक मुकम्मल नहीं होगा, पानी का मसला कराची में ऐसा ही रहेगा। क्योंकि कराची में आधे से भी ज़्यादा शार्टेज है। यानी अगर हमें जितनी ज़रूरत है, हमें फ़र्ज़ करें 2 गिलास की ज़रूरत है तो 1 गिलास से भी कम पानी है। लाज़मी इतनी बड़ी शार्टेज को सिर्फ इतना कोई बड़ा मंसूबा ही पूरा कर सकता है, जो बहरहाल K4 है, जो बहुत डिले हुआ है मैं कहूँगा। लेकिन अब उस पर काम चल रहा है, कह रहे हैं कि आइंदा साल के आखिर तक मुकम्मल होना चाहिए। अगर K4 मुकम्मल होता है तो पानी का मसला काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। सफाई सुथराई का मसला है, कराची में अपनी जगह पे है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि वो उसमें पूरा नहीं पड़ रहा। वो काम तो कर रहा है लेकिन कचरा पड़ा हुआ है, अभी भी बहुत सारे इलाकों में पड़ा हुआ है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जिस प्लान पे लाया गया था, जो हमें बताया गया था, जो उसकी जो फिजिबिलिटी है, उसमें तो ये है कि शहर में कहीं भी, यानी जिस डिस्ट्रिक्ट में वो काम करेगा वहाँ कहीं भी कचरा नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कचरा तो मिल रहा है। तो ये सारे मसाइल हैं कराची के। बहरहाल सही, ये सारे मसाइल हैं। खुर्शीद भाई, जिस तरह से बताया आजिज़ भाई ने, ये जो मसाइल हैं ये कब हल होंगे? अब देख लेना आप, पानी का मसला, बिजली का मसला, मेरे ख्याल में हमारे शोज़ में हज़ारों दफ़ा हम ये बात कर चुके हैं कि कराचीआइट जो हैं वो किस मुसीबत से गुजर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी ही है, वजह फरमाया आपने। और जो आपकी टैगलाइन है कि कराची बुनियादी सहूलियात को तरस गया है, जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। सबसे बुनियादी जो मसला है वो शहरियों को पीने का पानी न मिलना है। और जो K4 मंसूबा, मैं समझता हूँ कि K4 मंसूबा है, ये साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह साहब के दौर से चल रहा है और अब तक भी वो तकमील के मरहले में नहीं पहुँच सका है। वो कि वो उस पर तकनीकी बुनियादों पे और फाइनेंशियल बुनियादों पे और डिज़ाइन की बुनियादों पे काम तो हो रहा है, लेकिन उसमें ताख़ीर बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जो ताख़ीर नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि कराची को जो पानी, जिस तरह आजिज़ साहब ने कहा कि 2 गिलास की ज़रूरत है तो 1 गिलास भी कम मिल रहा है, इसी तरह हब डैम से हमें जो 550 MGD जो पानी मिलता है वो भी कराची की आबादी को जो है ना पूरा नहीं कर पा रहा। फिर जो हमारे हाइड्रेंट्स हैं, जो उनके ऊपर पानी मुकम्मल दस्तयाब है आपको 24 आवर्स। अगर आपके वहाँ पर अच्छे ताल्लुकात हैं तो आपको पानी दिन में 2 टैंकर्स भी मिल जाएंगे। और इसी तरह कराची में जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जो एलीट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनको भी पानी दस्तयाब है। पानी दस्तयाब किसको नहीं है? पानी दस्तयाब आम शहरी को नहीं है, कि जो आम दिहाड़ीदार तबका है, मिडिल क्लास तबका है, उसको पानी दस्तयाब नहीं है। आम इलाकों में पानी उन सोसाइटीज़ को दस्तयाब है जिन अच्छी लाइनें डली हुई हैं और जिन्होंने वाटर कॉरपोरेशन के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर इस्तवार कर रखे हैं। बेशतर ऐसी, मैं नाम नहीं लूँगा उन सोसाइटीज़ का, और उनके पास पानी दस्तयाब है, उनके पास लोड शेडिंग नहीं है, उनके पास गैस की लोड शेडिंग नहीं। मतलब ये वो जिसे कह सकते हैं आपके इम्तियाजी सलूक है जो कराची के शहरियों के साथ हमेशा से रखा जा रहा है। और वाटर एंड सेवरेज जो बोर्ड है वो इसमें अपना किरदार उस तरह से अदा नहीं कर पा रहा जिस तरह से करना चाहिए। आप देखिए कराची के शहरियों को जो पानी मिलता है उस पर भी आप इसी टॉपिक पे एक प्रोग्राम का तो घंटों इस पर गुफ्तगू की जा सकती है कि उस पानी का मयार क्या है। सही, बिल्कुल अगर वाटर बोर्ड के MD अगर वो गिलास पानी पी लें तो मैं समझता हूँ कराची का शहरी भी वो पानी पिएगा। बदकिस्मती से वो पानी पीने के काबिल ही नहीं है। उससे कैंसर हो रहा है, उससे मैदे का अल्सर हो रहा है, उससे आंतों की बीमारियां फैल रही हैं, ठीक है, उससे डायरिया फैल रहा है। और जहाँ से वो पानी आ रहा है थाबीजी से, वहाँ कभी आप जाके देखें कि वहाँ पर जानवर आपको मुर्दा मिलेंगे, ठीक है। उसकी प्योरिफिकेशन का सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है, उसमें कितनी क्लोरीन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है उसमें। तो हमारे पास बदकिस्मती कह लीजिए या अलमिया कह लीजिए कि जो पूरा सिस्टम है ये ओवरलैप है। इसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई कमेटी ऐसी बनानी चाहिए सिंध हुकूमत को। मुराद अली शाह साहब बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं और बहुत पढ़े लिखे भी हैं सारे बड़े इस मामले में। तो मैं समझता हूँ CM साहब को इसके ऊपर बड़ी कैटेगोरिकली एक सिस्टम तरतीब देना होगा। इस पर
चेक एंड बैलेंस का निज़ाम बनाना, क्योंकि देखें सिंध हुकूमत की बहुत सारी जो पॉजिटिव इनिशिएटिव है उसके ऊपर कुछ चीज़ें मनफी जो है वो पूरी उस पर कारकर्दगी के ऊपर बड़ा सवालिया निशान डाल देती हैं। मैं समझता हूँ कराची के शहरियों का जो बुनियादी हक है, जो पानी पीना है, उसके अलावा आप देखें कि शहर में हज़ारों फिल्टर प्लांट खुले हुए हैं। कोई एक फिल्टर प्लांट भी कोई एक SOP पर नहीं है कि किसी एक जो बुनियादी जो SOP है पानी फराहम करने की, लैब टेस्टिंग की, वहाँ पर लैब टेस्टिंग मौजूद नहीं है। वहाँ पर मैंने 2-3 लोगों से पूछा, मैंने कहा भाई TDS क्या होता है, अरे ये क्या चीज़ है। मैंने कहा pH क्या होता है, बोला हमें तो मालूम नहीं है। जिस फिल्टर प्लांट चलाने वाले को TDS नहीं मालूम, मुझे बताइए वो शहरियों को महंगे दामों पानी जो है वो फरोख्त कर रहा है। तो ये तो सूरत हाल है। और इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? कमिश्नर कराची क्यों नहीं मॉनिटर करते चीज़ों को? वो बैठे रहते हैं अपने कमरे में। तो भाई वो निकलें अपने दफ्तर से। इस चैनल की तरफ से मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप शहर में निकलें, उदारा निकलें, शहरियों को जो पानी मिल रहा है वाटर एंड फिल्टर प्लांट से उनको भी उनका जायज़ा लीजिए। और ये नहीं कि सिर्फ जो महंगे दामों रेडीबान जो है फरोख्त करता सब्जी फ्रूट उसके ऊपर जो वो चालान करते हैं, इसके ऊपर भी चालान होना चाहिए। और इसकी मुकम्मल जांच पड़ताल के साथ कोई ऐसी कमेटी बननी चाहिए कि शहर में जो पानी बेचने वाले फिल्टर प्लांट के इदारे हैं, जो शॉप्स खुली हुई हैं, हर गली में 4 फिल्टर प्लांट की आपको शॉप्स मिलेंगी आपको। लेकिन कोई सिस्टम के तहत नहीं है, कोई ज़ाब्ता अखलाक होता है, कोई कानून होता है, उन पर भी लागू होना चाहिए। सही कह रहे हैं आजिज़ भाई। कोई ज़ाब्ता अखलाक होता है, कोई कानून होता है, कोई शहर होता है कि लाइक आप उसके अंदर कोई इम्प्लीमेंट कर लें चीज़ें, पानी का मयार देख लें, दीगर चीज़ें देख लें, ये सब चीज़ें कब तक चलती रहेंगी? इन्होंने जैसे फिल्टर प्लांट्स की बात की, हज़ारों कंपनियां हैं गैर मयारी मिनरल बोटल्स सेल करने वाली, हज़ारों, सिर्फ कराची शहर में। यानी एक जाली कंपनी जो कहीं से कोई अप्रूव्ड नहीं है, उस पर PCSR की कोई वो नहीं लगी हुई है स्टैम्प, उसका पानी कहीं चेक नहीं होता, लेकिन वो एक छोटा सा कमरा लेता है, वहाँ एक मोटर लगाता है, एक RO प्लांट लगाता है या फिल्टर प्लांट लगाता है, वहाँ से बोटल्स दबा के, इवन अच्छा ये तो छोटी बोटल्स की बात है ना, घरों में जो पानी सप्लाई हो रही है वो भी इन्हीं RO प्लांट से मिनरल वाटर के नाम पे सप्लाई हो रही है, सिवाय बड़े 1-2 ब्रांड्स को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ। तो इसको भी जैसे इन्होंने सही बात की कि सिर्फ सब्जी फ्रूट गैर मयारी और महंगे नहीं बेचे जाते, लेकिन पानी जो ज़िंदगी है कहते हैं, और पानी जो बुनियादी एसेट्स है इंसान की ज़िंदगी के लिए, सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो पानी है, जो हम सभी पीते हैं। सही, इसको कोई चेक करने वाला नहीं है इस पे। और ये अरबों रुपए का रोज़ाना का कारोबार है। पानी जो है रोज़ाना का कराची शहर में अरबों, क्योंकि इन्होंने वजह फरमाया बाहर से पानी तो मिलता नहीं है, लाजमी है कम अज़ कम पीने के लिए तो हम यही जो मिनरल बोटल्स हैं यही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो भी अगर गैर मयारी हैं, वो भी अगर हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक नहीं है, और वो पानी में अगर बीमारियां पैदा करता है तो उसको चेक कौन करेगा? ये भी कमिश्नर कराची की जिम्मेदारी है। यानी फिर कमिश्नर के अंडर डिप्टी कमिश्नर्स के अंडर असिस्टेंट कमिश्नर के अंदर तैयारकार, एक पूरी चेन है डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की। तो ये मैंने तो नहीं देखा कि प्लांट को जाके किसी इंतज़ामिया के बंदे ने चेक किया हो, किसी असिस्टेंट कमिश्नर ने, किसी डिप्टी कमिश्नर, कोई नहीं करता चेक। जो चल रहा है सो चल रहा है, अरबों रुपए का नाजायज़ मुनाफा लोगों से कमाया जा रहा है, और लोगों को ये देखें ना, सरकारी इदारों को तो छोड़ें, लूटा जा रहा है। इस डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आपने कहीं जाना, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब, जिस तरह से हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट जो है कुछ प्रोजेक्ट्स कंपाइल करती है, और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में बातें चलती जाती हैं और ये मसाइल ख़त्म नहीं होते। K4 एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके हवाले से तकरीबन हम कई सालों से बात कर रहे हैं। अभी क्या उसकी करंट अपडेट है? अभी ये मनसूबा कहाँ तक पहुँचा? क्या इसके ऊपर रिसेंट काम हो रहा है? आजिज़ भाई प्लीज़ बताएँ। अभी गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ, K4 मनसूबे पे ही हुआ। सही। उसमें एक ब्रीफिंग दी गई, उसमें बताया गया कि कि अच्छा, अब K4 को पहले तो समझना पड़ेगा। K4 पहले तो कराची की जो KMC थी उसने शुरू की,
उसके बाद सूबाई हुकूमत ने फंडिंग की, अब सूबाई हुकूमत के साथ फेडरल गवर्नमेंट भी फंडिंग कर रही है। हाँ। यानी KMC भी उसमें इन्वॉल्व है, सिंध हुकूमत भी इन्वॉल्व है, हाँ। वफाकी, यानी आप जो 3 टियर्स इक़्तिदार के हैं, हाँ। वो सबके सब इस मंसूबे में हाँ, शामिल हैं। सही, बिल्कुल। लेकिन ये मंसूबा जो है वो कराची वाले मतलब वो सुनते ही जा रहे हैं कि मैं वही तो कह रही हूँ K4 कि मैं मतलब मैंने इतनी ज़्यादा इस प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की है, इतनी ज़्यादा बात की है, और इस मंसूबे की जो डेवलपमेंट हो रही है, हाँ जी अब होने लगा है, अब शुरू होने लगा है, मतलब हर तरह से हमने करके देख लिया। वजह क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों नहीं इसको देखिए आगे? कई सालों तक हाँ। मंसूबा रुका रहा, काम नहीं हुआ, काम बंद पड़ा हुआ था। हाँ, अच्छा, कहीं कहीं तो जो काम हुआ था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। सही। तो अब बहरहाल, अब मैं जिस इजलास की बात कर रहा था तो हाँ। उसमें वापडा के लोग भी शरीक थे, जी जी। और सिंध गवर्नमेंट के अपने हाँ। इंजीनियर्स थे जिन्होंने हाँ। ब्रीफिंग दी, तो हाँ। उन्होंने बताया ये कि काम जो है वो तेज़ी के साथ जारी है। उसमें एक तो उसका एक मरहला वो है जो किंजर झील से पानी का सप्लाई होना है, और दूसरा फिर शहर को सप्लाई हो, यानी बाकी एक स्टोर होगा, स्टोर के बाद फिर पानी सप्लाई होगा। तो 2 इसके फेजेस हैं। तो बताया गया कि इन दोनों फेजेस में उसका काम जो है वो चल रहा है, और इस साल के आखिर तक, यानी उसका जो इनिशियल वर्क है, ऐसा नहीं कि पानी मिलेगा, पानी तो इस साल के आखिर तक भी नहीं मिलेगा, लेकिन उसका वो कह रहे हैं कि उसका जो लाइनिंग का काम है वो इस साल के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा, यानी दिसंबर तक बता रहे हैं। तो अच्छा, लाइनिंग वर्क मुकम्मल होने के बाद फिर जो सप्लाई लाइंस है पूरे शहर में, वो भी एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वो पता नहीं कब मुकम्मल होगा, खुदा जाने। जैसे इन्होंने कहा कि कामिल अली शाह के ज़माने से शुरू हुआ। खुर्शीद भाई मुस्कुरा रहे, खुर्शीद भाई के जहन में बहुत सारी चीज़ें। जी खुर्शीद भाई, देखिए ये जो ताख़ीर जो हुई थी गुज़िश्ता हुकूमत में, जिसमें PTI की गवर्नमेंट थी, तो गवर्नर हाउस में इमरान खान की प्रेस ब्रीफिंग थी, उसमें जो गवर्नर सिंध थे इमरान इस्माइल, उन्होंने कहा जी K4 मंसूबा यूँ है वो है, उसमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, उसमें खुर्द-बुर्द हो रही है। तो उन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया कि इस मंसूबे को रुकवा दें। तो इमरान खान साहब ने ये मंसूबा रुकवा दिया था। जो नुकसान अल्टीमेट सिंध को हुआ, और उसका पहले जो डिज़ाइनिंग का सारा जो टेंडरिंग थी वो FWO के पास थी, अब उसको वापडा कर रही है। तो सिंध हुकूमत ने उसके सिलसिले में गालिबन शायद 9 अरब रुपए की ग्रांट का कहा था, वो मिलनी है, और जून 2026 में, गालिबन अगर मैं गलत ना हूँ तो जून 2026 में ये मंसूबा तकमील तक पहुँचेगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि 2027 तक भी जो है पहुँच सकेगा। बहुत सारे इसमें पेचीदगियाँ हैं, क्योंकि जब हमने इसको विज़िट किया था वज़ीर सिंध मुराद अली शाह साहब के साथ, तो वो खुद भी एक इंजीनियर्स हैं, और उन्होंने जब उसकी पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जब चेक की थी, तो उन्होंने कहा कि भाई उसकी डिज़ाइनिंग की शुरू, तो उन्होंने बहुत सारे सवालात उठाए थे, क्योंकि वो बैसित इंजीनियर और क्वालिफाइड इंजीनियर NID यूनिवर्सिटी से, और बड़े इंटेलेक्चुअल हैं सारे मामला में। तो उसकी डिज़ाइनिंग के इशू हैं, फिर अब तो वो मामला हल हो चुके हैं, डिज़ाइनिंग के मामला भी। फिर बहुत दूर से वो लाइन आएगी, वो ठट्टा के बिल्कुल कुर्बा जवार में एक बिल्कुल पसमानदा इलाके से वो मंसूबा शुरू हो रहा है। और जब हम लोग गए थे, हम लोग भी रास्ता भूल गए थे, बहुत जंगलात और इस तरह की सारे मामलात थे। तो अब ये जून 2026 का तो ऑफिशियली वो कह रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो एक लंबा मंसूबा है, जिससे मेरे ख्याल से 260 MGD पानी केंजर झील से उसको योमिया मिलेगा। और कराची को जो उसकी खपत है पानी की, जो ज़रूरत है, वो किसी हद तक पूरी हो जाएगी। लेकिन कम से कम ये होगा कराची के शहरियों के लिए कि उस जब पानी मिलना शुरू हो जाएगा K4 से, तो जो बुनियादी थोड़ी बहुत जो ज़रूरत है पानी की, उसमें किसी हद तक उसको आप अकोमोडेट कर सकेंगे कि शहरियों को कोई ये हो जाएगा कि हाँ भाई अब मुझे पानी मिलना शुरू हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इस पर बहुत सारा काम हो रहा है, और फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स भी बन रही हैं, उसके गाए बगाए सिंध काबीना उसकी इजलास के अंदर उसकी चीज़ें भी देखती है। फिर जो सिंध गवर्नमेंट की एक मेरे ख्याल से कमेटी भी है, और फिर फेडरल गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है, तो वो उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट, उसकी चेक एंड बैलेंस, मेरे ख्याल से वो उन सारी मामलों के ऊपर जो है वो एक हिकमत अमली के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ उस पर ताख़ीर होगी, क्योंकि बड़ा लंबा प्रोजेक्ट है वो। ताख़ीर इस वजह से होगी कि एक लंबा प्रोजेक्ट है और लाइन बहुत दूर से आनी है, इस वजह से शायद मामला तो उसमें ताख़ीर से होंगे। सही जी। आजिज़ भाई, इसके ऊपर मज़ीद आप हमें क्या बता सकते हैं, इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड? जी देखिए, K4 का एक बड़ा इशू है कि वो, अगर मैं कह रहा हूँ
अगर 2027 में भी देर ही सही, अगर 2027 में भी वो मुकम्मल होता है तो गनीमत है। अब इसको मुकम्मल होना चाहिए। ये मंसूबा अरबों रुपए खा चुका है। अरबों रुपए खाने के बाद अभी भी मुकम्मल नहीं हो रहा। जून 26 बता रहा है, जून 26 में अगर नहीं हो रहा तो जून 27 में ही हो जाए। 1 साल और बर्दाश्त करेंगे, 10 साल 15 साल तो बर्दाश्त कर लिए ना हमने, 1 साल और भी अगर बर्दाश्त करेंगे तो भी मेरा ख्याल है गनीमत है। मजीद इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट देख रहे हैं आप आजिज़ भाई? मजीद और क्या डेवलपमेंट? हाँ, कोई नहीं, इसमें कोई सिर्फ काम की रफ्तार तेज करने की ज़रूरत है और डेवलपमेंट तो अब इसमें कोई नहीं होगी। इसमें काम चल रहा है और इसमें पैसों का मामला भी अब हल हो चुका है। हर साल सिंध गवर्नमेंट के बजट में भी इस पर पैसे रखे जाते हैं और फेडरल गवर्नमेंट ने भी पैसे दिए हैं। ये ठीक कह रहे हैं कि एक डिले होने की एक वजह तो बता दी इन्होंने कि वो 3-4 साल तक जो खान साहब की हुकूमत थी वो काम ही रुका रहा, बंद कर दिया। अब ये एक अजीब फिनोमेना है कि जी वो करप्शन हो रही है, तो करप्शन हो रही है तो करप्शन को रोको या काम को ही रोक दो। ये उल्टा है, मतलब उन्होंने कहा काम ही बंद कर दो। बहुत सारे काम उल्टे किए। अबे करप्शन हो रही है तो आप करप्शन को रोकें, लोगों को बताएं, इंजीनियर्स को। द प्रॉब्लम इज दैट कि जहां प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व करें ना। आप एक्चुअल में अपनी ही चीजों को खराब करने पे तुम जाते हैं। मतलब किसी और का प्रॉब्लम है तो आपने सारा प्रॉब्लम अपने प्रोजेक्ट से ही निकाल लिया। दावा को एक भी साबित नहीं हो सकता। गवर्नर की दीवारें गिरा देंगे, तालीमी इदारा बना देंगे। प्राइम मिनिस्टर की हाउस की दीवारें गिरा देंगे, तालीमी इदारा बना देंगे। कोई एक काम भी नहीं किया, कोई एक काम भी नहीं किया। अच्छा खुर्शीद भाई, शहर में सफाई सुथराई के क्या मामलात हैं? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर जो इंतजामिया है उसका क्या किरदार है? देखिए, शहर की जो सफाई सुथराई आप कह सकती हैं, जो कचरा गलियों में मौजूद है, उसके लिए तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनी हुई है और मैं समझता हूँ उनका जो स्टाफ है वो नाकाफ़ी है। सही। और उसकी बुनियादी वजह जो हमें नज़र आ रही है कि हर गली में, महलों में कि उनके जो लोग आते हैं वो बहुत महदूद उनकी अफरादी क़ुव्वत होती है जो कि वो सारे इलाके को कवर नहीं कर पाते। सही। ठीक है, मैं समझता हूँ रोज़ाना की बुनियाद पे 10 से 15 हज़ार टन कचरा, कराची का जो कचरा है वो जमा होता है। सही। और ये ज़्यादा हो सकता है, ये ज़्यादा हो सकता है और उसका जो ज़र मुबादला है हमें ज़्यादा भी मिल सकता है। तो इस इदारे में बहुत सारी जो अच्छाइयाँ हैं और वहाँ ये भी एक खामी कह लीजिए इसको, या जो उनकी अपनी जो अंदरूनी मामलात हैं, ज़ाहिर बजट का मामला भी होता है इसमें। तो मैं समझता हूँ नेक्स्ट बजट में इनको इस बात पर फोकस करना होगा कि हमारी इनकी जो अफरादी क़ुव्वत है, जो इनका स्टाफ होता है जिसको हम जैनिटोरियल स्टाफ कहते हैं, उसकी अफरादी क़ुव्वत बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि उनको डिप्यूट करें और उसको फिर डिप्यूट करने के बाद उसका मुकम्मल एक मैकेनिज्म बनाएं कि हमारे इस इलाके में इतना हाउस होल्ड है और इतना यहाँ से कचरा होता है। तो हर इलाके का जब ये आप मैकेनिज्म बनाएंगे और उसके पैरामीटर्स लेंगे कि फला इलाके में इतने 1000 टन कचरा होना चाहिए, वो मिल रहा है हमें, तो मैं समझता इस तरह की कोई रिपोर्ट्स अभी तक मौजूद नहीं आई है, सामने नहीं आई, मीडिया ज़राया ब्लॉक पर तो नहीं आई है कि भाई फला इलाके में इतना कचरा हो रहा है, फला इलाके में तो ये फैक्ट एंड फिगर होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो फिर इसमें बहुत सारी खराबी पड़ेगी। चलिए जी, इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे शो में या वक्त एक ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो बात करें हम कराची में जो सफाई सुथराई के मामलात हैं और जगह जगह हम देखते हैं कि कचरा है और कितनी जगह कैसे इतने सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी जो है आप देखिए कि कचरे के ढेर हैं, कचरा कुंडी है। अच्छा मेरा आप दोनों से ही सवाल है कि जो जितने सारे डंपिंग पॉइंट्स होते हैं या फिर जो कचरा कुंडियाँ या जगह जगह लोगों ने अपने हिसाब से कचरा फेंका होता है, कम से कम जो डंपिंग पॉइंट्स बनाते हैं वो यही देखकर बना लें कि वो रिहायशी इलाकों में ना बनाएं, सामने उनके मस्जिदें ना हो, सामने उनके स्कूल्स ना हो, सामने उनके मदरसे ना हो, सामने कोई घर ना हो, सामने कोई और चीज़ें ना हो। वो शहर के बीचों बीच या कॉर्नर पर उस जगह पर बने हुए होते हैं जहाँ पर कचरा वहाँ पे जमा हो रहा है। एक नॉर्थ की साइड पर स्टेडियम है, उसके बिल्कुल पीछे उन्होंने कचरा, पूरी स्टेडियम की दीवार को उन्होंने कचरा कुंडी बनाया हुआ है। लाइक एक कोई इंसान का कोई सोचने का भी कोई पैरामीटर होता है ना कि आप शहर के बीचों बीच कैसे ये कचरा कुंडियाँ बना। मैं अगर मलीद से आता हूँ ना, हम शहर फैसल लेते हैं तो मेन रोड पे कचरा कुंडी है, मतलब मेन रोड पे, मेन हाईवे पे। मुझे ये बात बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि आपने मेन रोड पे कैसे कचरा कुंडी बना दी। आप उसका एक तरीका होना चाहिए, डंपिंग पॉइंट्स बनाने, या तो साइड पे करें या उसको बंद करें।
चार दीवारी करके आप उसको बंद करें, या फिर वो जो मखसूस होते हैं ना कंटेनर्स जो होते हैं, जो खुले कंटेनर्स होते हैं, आप 5-4 कंटेनर्स रख दें, आप उसको लेके जाएं और उसको मतलब डंप करें। ऐसी जगह करें जो उसको बंद करें, कम से कम वो फैले तो नहीं, वो और गंदगी तो ना फैलाए। सही, मतलब ये कचरा डंपिंग पॉइंट बजाय डंपिंग पॉइंट के और कचरा फैला रहे हैं, और कचरा फैला तो ये आप बिल्कुल ठीक है। मेरे घर के साइड पे आजिज भाई, पीछे की तरफ नॉर्थ में बारादरी की बैक साइड के पीछे सामने जो है, बिल्कुल उसके सामने मस्जिद है, और इससे पहले मैं एक दो दफ़ा मतलब मैंने उसकी फुटेजेस वगैरह भी चलवा के दिखाएं। बिल्कुल उसके सामने इस तरफ मस्जिद है उसके, और ये पीछे उसके रिहायशी इलाका है, सामने भी उसके रिहायशी इलाका है, एक छोटा सा होटल वगैरह बना हुआ है। जो गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती हैं वो उसी कचरे के ऊपर से गुजरती हैं। वो डंपिंग पॉइंट ऐसा है कि सारा कचरा सड़क पर आता है, उसकी वजह से ट्रैफिक भी जैम है। सुबह वहाँ से बच्चे भी गुजर रहे हैं, सुबह वहाँ से बुजुर्ग भी गुजर रहे हैं, लोग नमाज को भी जा रहे हैं, लेकिन ये कहा जाता है ये तो डंपिंग पॉइंट है। भाई अगर आपने डंपिंग पॉइंट वो जगह बनाई दी है तो मस्जिद के सामने तो कम से कम दीवार उठा दें उसकी, कि वो कम से कम एक एहतराम तो कर लें। डंपिंग पॉइंट्स को इतनी बड़ी दीवारें बनाएं ताकि वो ना फैले, ना बाहर जो है बदबूदार, कोई तो उसका सिस्टम होना चाहिए। डंपिंग पॉइंट से कचरा जो है वो सड़कों पे आ रहा है। मुझे ये लगता है कि ये जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो बना दिया है इदारा, तो बड़ी उजरत में बनाया है, लग मुझे ऐसे ही रहा है, क्योंकि इनकी जो कैपेसिटी है, मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि कैपेसिटी कम है, तो वो इदारा जो है वो सारी जो कारकर्दगी है वो उसकी कारकर्दगी पर एक बड़ा सवाली निशान सा बन रहा है। दूसरा सबक है जो बात है वो हमारी वो सिविक सेंस की बात है कि आम शहरी भी जो है वो इस बात का ख्याल नहीं रखते कि उन्होंने अपने घर का जो कचरा है वो कहाँ डस्टबिन करना है। उनके घर के बाहर जो है वो डस्टबिन नहीं है, घर के अंदर मौजूद नहीं है। बेशतर जगहों पे मैंने खुद इसको बगौर देखा है कि एक बड़ी सारी बिल्डिंग है और वहाँ से इतनी बड़ी शॉपर कचरे की नीचे आ गई देखें। हाँ, बिल्कुल सही बात। कई दफ़ा हमारे इलाके के अंदर भी या वैसे आम भी चलते हुए शहरियों को कई दफ़ा से सुबह जा रहे होते हैं तो शॉपर फेंक देते हैं, किसी कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो ये ख्याल तो हमें सिविक सेंस खुद भी रखना पड़ेगा, मीन असल कौम, बहैसियत शहरी और बहैसियत मुसलमान, कि हमें अपने कचरे को किस तरह से एक ऐसी जगह पर रखना है ताकि किसी आम पड़ोसी को नुकसान ना हो, किसी राह चलते हुए शहरी को इसका नुकसान ना हो। फिर सफाई निस्फ़ ईमान है, तो ये इन बातों का ख्याल हमें खुद भी रखना चाहिए। सारी जिम्मेदारी हुकूमत की नहीं है, और हुकूमत की है भी, लेकिन हमें भी अपनी कंट्रीब्यूशन सिंध हुकूमत के साथ, ये जो भी इदारा है उसके साथ रखनी पड़ेगी ताकि उनको भी मैक्सिमम कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़े ना। ऐसा तो नहीं कि सारी जिम्मेदारी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की है, और उनकी है भी, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है हम पूरी नहीं कर पा रहे। तो शहरी अपनी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ खुद पूरी करें ताकि अपने घर का कचरा, अपने बिल्डिंग का कचरा, अपने फ्लोर का कचरा वो एक डस्टबिन में डालें, एक शॉपर में पैक कर दें ताकि किसी भी आने जाने वाले को तकलीफ ना हो। खुद सफाई रखना कितना ज़रूरी है आजिज़ भाई? बिल्कुल, इन्होंने ठीक कहा। देखिए, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक बाहर के मुल्कों का आइडिया था, जिस तरह दुनिया के दूसरे ममालिक में होता है। अच्छा, यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो भी ज़्यादातर बाहर के हैं, चाइनीज़ हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में चाइनीज़ को ये ठेका दिया गया है। उन्होंने अपना उस सिस्टम को अप्लाई किया जिस तरह वो अपने मुल्कों में करते हैं, लेकिन सिस्टम तो ठीक है, लेकिन कौम को क्या करेंगे? हम चाइनीज़ तो हैं नहीं, हम मुहज़्ज़िब लोग तो हैं नहीं जी। हम तो, आपको मैं हैरतनाक बात बताऊं कि ये जो कचरे के डस्टबिन रखते हैं घरों के बाहर, अपार्टमेंट्स के बाहर या शायराओं पर, कि लोग उनमें अपना कचरा जाके फेंकें, सही, ताकि फिर उनका ट्रक आता है और उसको खाली करके चला जाता है, सही। लेकिन हमारे यहाँ हीरोइन जो हैं उस डस्टबिन से भी कचरा निकाल के बाहर रोड पे फेंकते हैं। मैंने अपनी आंखों से ये देखा है। आप देखें सिविक सेंस की ये सूरत है कि एटीएम की मतलब छोटी सी पर्ची अब डस्टबिन में डालते हैं, हाँ, तो अंदर से वो उस छोटी सी पर्ची से भरा हुआ होता है। एटीएम की मिसाल ले लें, आप जाएं वहाँ पे कितनी पर्चियाँ और कितना, अच्छा क्यों, हमारा तो जो दीन है, हमारा जो मज़हब है, वो तो हमें तालीमात ही यही देता है कि सफाई निफ्स ईमान है, सफाई का ख्याल रखें, अपने घरों को साफ़ रखें, अपने सहन को साफ़ रखें, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखें, हर चीज़ को साफ़ सुथरा करके रखें। फिर भी हमें समझ नहीं आती। देखिए, मज़हब पे हमने अमल कब किया? वैसे तो मुसलमान हम सबका फ़र्ज़ है, लेकिन हमने मज़हब का सिर्फ वो पोर्शन अपने लिए चुना है जो हमारे फ़ायदे का है। इस्लाम का एक हमें फ़ायदा जिससे मिलता है वो हम इस्लाम के उस पॉइंट को तो लेते हैं, लेकिन
कुरान पाक को जो समझने की बात है, उसमें ज़िंदगी का पूरा फ़लसफ़ा मौजूद है ना। ज़िंदगी पैदा होने से मरने तक कैसे गुजारी जाए, उसका पूरा फ़लसफ़ा कुरान पाक में मौजूद है। लेकिन आप आम आदमी को तो छोड़ें, आप किसी बड़े आलिम से बैठ के अगर बात करें कि भाई, जो आपने अभी सवाल उठाया कि इस्लाम सफाई का जब दर्स देता है, न सिर्फ ईमान सफाई को कहा गया है, तो ये क्यों है, उसके पास जवाब नहीं होगा। क्योंकि उसने उस मज़हब के पूरे पर्सपेक्टिव के साथ समझा ही नहीं है, उसने ना समझाया है लोगों को। तो फिर लोग अपने फ़ायदे की बात करते हैं, सिर्फ उसको अपने मकसद के लिए देखते हैं। कहते हैं कि जी चोरी हम करते हैं, डकैतियाँ हम डालते हैं, क्राइम हम करते हैं, हम वो कौन सी बुराई है, अल्लाह माफ़ करे, वो कौन सी बुराई है जो हम नहीं करते हैं। तो हम मुस्लिम को तो हर गुनाह से रोका गया है, हर बुराई से रोका गया है। फिर ये कैसे होता है, जबकि हमारे ही लोग दूसरे मुल्कों में जाके ये काम करते हैं। अब गुज़िश्ता कोई 1 साल से दुबई का आपके ऊपर वीज़ा बैन है, लेबर वीज़ा बैन है आपके ऊपर। वो उसकी वजह पता क्या है, चोरियां करना, वहाँ जाके डकैतियां करना, झूठ बोलना, कोई फ्रॉड का काम करना। भाई पाकिस्तानी तो उन्होंने कहा तौबा है भाई, बंद कर दो। तो मतलब इंटरनेशनली देखें ना, हम अपने लिए अब हाल ही में सऊदी अरब में जो इस पाबंदियां लगाई हैं, हज के दौरान पाबंदियां लगाई हैं। यार मामूली बात है कि हम हज करने जा रहे हैं, उसके बावजूद हम भीख मांगते हैं जाके वहाँ पे, और जो भीख मांगते पकड़े जाते हैं उनमें सबसे बड़ी तादाद मुसलमानों की होती है और सबसे बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की होती है। मतलब बड़ा सूरत हाल है। सही कह रहे हैं कि बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। इस हवाले से इंतज़ामिया क्यों कुछ नहीं करती? इतनी तो बातें की जाती हैं इस हवाले से, कितनी तो हम खबरें जो है वो इस हवाले से ब्रेक करते हैं। कौन सा शहर ऐसा है कराची का, कौन सा इलाका कराची का ऐसा है खुर्शीद भाई जो आपको लगता हो कचरे से पाक है? एक कोई नाम मेंशन करते हैं। नहीं आएगा शायद जहन में। DHA चलिए। अच्छा नहीं DHA में पता नहीं, DHA हालांकि वो सिविल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है KMC की, लेकिन DHA का भी हाल खराब है। आप जाएं, चलें, अभी DHA दिखाते हैं। अच्छा, वही ना कि कोई भी जगह ऐसी है ही नहीं, आपको हर जगह कहीं ना कहीं कचरा मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई जो है ना वो आपको इस तरह के जो है वो इश्यूज नज़र आएंगे। तो क्या कहा जा सकता है इंतज़ामिया के हवाले से? क्या देखिए, मैंने जिस तरह पहले आपसे बात की, ये तरबियत का जो मामला है, तो दीन हमें सिखाता ज़रूर है, लेकिन उसकी उस पर अमल दरामद हमें जब करना होगा। देखिए, कुरान पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात तैयबा है, उसके अंदर तमाम एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ हमें मिलता है कि आपने पैदाइश से लेके मौत तक आपका जो सफ़र है ज़िंदगी का, ये वो एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, कंप्लीट आपका ज़ाब्ता अखलाक पर मबनी है। अगर आप उसको लेकर चलते हैं तो आपको ज़िंदगी की तमाम मराइल पे, ऐसा नहीं कि कोई एक मरहला हो, एक मसला हो कि आपको उसके अंदर रहनुमाई मिलती है। आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पे आपको रहनुमाई मिलेगी। बदकिस्मती से हम जो है वो दीन इस्लाम की जो तालीमात हैं, एक तो उससे दूर हैं, और अगर दूर नहीं है, कुछ पहुँचते हैं तो हम उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर पाते। तो बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ हमें जो दीन है, हमारा मज़हब है, उसकी चीज़ों पर, उसकी तालीमात पर अमल दरामद करना होगा। सही। और पेरेंट्स को अपने जो छोटे बच्चे हैं उनकी तरबियत इस नहज पर करनी होगी, इस जदीद जहनी तौर पर उसको खुदूद पर इस्तेमाल करनी होगी कि उस बच्चे को इतना सिविक सेंस हो कि वो अपनी, अगर टॉफ़ी का रैपर है वो भी एक डस्टबिन में शॉपर डाल दे। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए जी, थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं आपका और बर्थडे विश करते हैं। बर्थडे है ये अयान की, और ये है हमारे IT मेंबर। अयान, आपको हैप्पी बर्थडे टू यू। खुश रहिए और सेलिब्रेट कीजिए अपनी बर्थडे। अयान की तो ये बर्थडे थी, और तस्वीर जो आपने देखी ये बड़ी ज़बरदस्त थी जनाब। तो अयान, आज का दिन जो है ना वो आपके लिए होना चाहिए ज़बरदस्त। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आजिज़ भाई, बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई, आप लोग हमारे शो पर आए। अच्छा जी, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर करेंगे ढेर सारी बातें। अपनी कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब, आज हम बात करेंगे मिथ्स के ऊपर, और ये मिथ्स जो होती हैं ना, ये बड़ी सारी ऐसी मिथ्स होती हैं
कि इंसान सोच सोच कर जो है ना अपनी पूरी ज़िंदगी इन्हीं पर लगा देता है कि जी ठीक है, अगर मेरा रास्ता काली बिल्ली ने काट लिया है, या मेरे रास्ते में कोई नींबू पड़ा हुआ था, या मैं जा रहा था तो अंडा मैंने फलांग लिया, तो अब क्या होगा। अच्छा, ये जो काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या होता है। ब्लैक कैट्स के हवाले से ना पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की जाती हैं, स्पेशली अगर मैं एशिया की बात करूँ, नहीं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में जो एक मेरे पास जो रिसर्च है वो मैं आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ कि काली बिल्ली रास्ता काटे, इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है। इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से कि लॉन्ग टाइम अगो, पुराने वक्तों में पाक को हिंद में बावर्ची खाने सहन के कोने में होते थे ताकि लकड़ी या कोयले का धुआं घर के अंदर ना जाए। अच्छा जी, खाना वहीं पकाया जाता था और फिर वहीं बच्चे जो हैं वो खाते थे, रोटियों को रख दिया जाता था। अब कोई औरत कुछ देर के लिए अगर गांव में गई है और किसी से मिलने के लिए गई है, किसी के घर पर गई हुई है वो, तो फिर रास्ते में या उसके सामने से जो है वो कोई बिल्ली गुजर जाती थी तो उसे याद आ जाता था कि खाना, रोटियां या दूध वगैरह जो है वो मैं घर में तो खुला छोड़ कर आई हूँ, तो वो फ़ौरन से अपने घर जाती थी और वापस जाके जो है वो चीज़ों को देखती थी अपनी कि मेरे किचन में सारी चीज़ें हैं या नहीं है या वॉटेवर। लेकिन उसके बाद फिर उससे पूछती थी कि भाई तुम क्यों वापस आ गई, तो वो कहती थी कि जो काली बिल्ली है कहीं वो ना आ जाए, तो दूध वगैरह खुला पड़ा था तो इसलिए फिर मैं वापस आ गई। तो फिर क्या होता था कि इस वजह से उसको मनूस समझा जाता था काली बिल्ली को ना, कि जी ठीक है, ये तो हमारे घर की जानिबारी थी और फिर मुझे जो है वो इस तरीके से वापस आना पड़ा। और वो फिर उस खातून जो है उसने वहाँ पर जाकर ये सारी सिनेरियो बताना शुरू किया। तो काली बिल्ली जो है वो एक तरह से जो है वो फिर उसका जो एक कॉन्सेप्ट बना वो ये बना कि जी नहूसत लोगों ने उसको समझना शुरू कर दिया। तो अब ये एक तरह की जो है ना वहम की एक तरह की जो है वो मिसाल है। तो ये सारा सिनेरियो है जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किया। राइट नाउ काली बिल्ली, ब्लैक कैट्स, पूरी दुनिया में इनका जो परसेप्शन है, कंपैरेटिवली पाकिस्तान में इनका जो परसेप्शन है या इनके बारे में क्या सोचा जाता है, इस हवाले से बात करने के लिए जो है वो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर महमूद आलम साहब, जो कि माइंड साइंसेस जो हैं उसके एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा सकीना ज़फ़र हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक सर। ये जो मिथ्स हैं, ये जो अभी मैंने आपके साथ में बताया कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं, ये क्या मिथ्स हैं, ये क्या लॉजिक है लोगों की परेशान होने की इस हवाले से? बिस्मिल्लाह। देखिए, मखलूक़ात में तो जो अल्लाह ताला ने बनाई है जी, तो जी। बिल्ली भी है। हाँ और बिल्ली तो समझ लो एक किस्म पाक जानवर है जी। जो घरों में लोग पालते हैं, हाँ करते हैं, तो उससे कोई नापाक चीज़ें नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। असल होता ये है कि देखिए, बिल्ली तो कई कलर की भी होती है। जी जी। लोग कहते हैं काली बिल्ली, असल मेरे पास फ़ोन भी आ जाते हैं, सर आज मेरी काली बिल्ली, तो मैं आज काम पे नहीं जाऊँगा। हाँ। और भाई क्यों नहीं जाओगे? हाँ। यानी बिल्ली आपका मुकद्दर बदल रही है। हाँ। आप बिल्ली को, मतलब अब बिल्ली आपके पास से चलेगी तो बिल्ली की वजह से आपको कुछ हो गया। लेकिन मैं ये भी बात कहता हूँ कि बिल्ली के आगे से आप जब गुजर जाते हो तो बिल्ली को क्यों नहीं कुछ होता? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, सवाल तो ये आप ठीक उस कह रहे हैं सर, बिल्ली के आगे बिल्कुल। तो हाँ। उसको क्यों नहीं कुछ हो रहा है? हाँ। तो जब उसको कुछ नहीं हो रहा तो आपको भी। ये सब कुछ 1% टाइप के लोग हैं जो हमारे माहौल में हाँ। जो नेगेटिव बात करके उससे रिलेटेड कर लेते हैं। हाँ। अब होता क्या है, मैं आपको बताऊं, माइंड करके होता भी है ये। हाँ किस लिए हो जाता है? देखिए, देखने से 56% दिमाग में इंफॉर्मेशन आती है, हाँ सुनने से 20% आती, छूने से 15% आती है, और चखने से, सूंघने से 4.5% आती, हो गया ना। तो कहने का मकसद ये है कि अब वो बहुत नेगेटिव सोच रहा है, उसके दिन सब कॉन्शियस में ये चल रहा है, उसी के चल रहा है जो उसके दादा परदादा माँ बाप बता दिए। सही। ये होता है सारा सबकॉन्शियस माइंड का खेल। सही। वो सबकॉन्शियस माइंड में जब ये चल रहा होता है, जब वो गुजरता है तो उसकी बिल्ली गुजर जाती है, हाँ तो उस वक्त उसका सबकॉन्शियस माइंड ऑन होता है। हाँ सबकॉन्शियस माइंड के ये मैसेज दे देता है कि आज मेरे साथ कुछ होता है, तो उसका माइंड उसको करवा के दिखाता है। हाँ, ये आज आपको बता दूं। ये सही। तो पॉजिटिव सोचना चाहिए। हाँ। इस्लाम में कहीं गुंजाइश नहीं है, कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ। और बिल्ली देख ले, हर कोई पालते हैं। सही। अच्छा, बहुत- ब्लैक कैट्स के हवाले से जिस तरह से बात की ना कि वहम नहीं करना चाहिए और तहमात पर यकीन नहीं करना चाहिए, हमारा जो दीन है, हमारा जो मज़हब है, हमारा जो इस्लाम है, वो तहमात और वहम से कहीं दूर है। और जिस चीज़ में वहम हो ना, उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। सबसे पहली बात ये कि आपको अल्लाह पर तवक्कल करना चाहिए। सबसे बड़ा जो आपका पॉजिटिव, जब हम कहते हैं ना हाउ टू बिकम पॉजिटिव अबाउट एनीथिंग एल्स, तो यू नो फर्स्ट ट्रस्ट ऑन अल्लाह। सबसे पहले आपने अल्लाह पर तवक्कल करना है, और जब अल्लाह पर तवक्कल ही कर लिया
तो फिर कैसा वहम, कैसी मिथ। अब ये जो इसका परसेप्शन है ब्लैक कैट का पाकिस्तान में, ये अलग है। पाकिस्तान में क्या होता है कि अगर काली बिल्ली ने आपका रास्ता काट लिया है तो पीपल विल से ओहो अभी तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह चाइना में आप जाएं तो वहाँ इसका कुछ गुड लक का परसेप्शन भी होता है, कुछ बैड लक का परसेप्शन भी होता है। इवन जापान, इसके अलावा जो दीगर कंट्रीज हैं, इंग्लैंड हो गया या अमेरिका हो गया, वहाँ कहीं कहीं पर काली बिल्ली को गुड लक की अलामत भी समझा जाता है। दे से कि इसमें स्पिरिचुअलिटी होती है, काली बिल्ली की स्पीशीज़ कुछ अलग होती हैं, काली बिल्ली का कुछ और प्रॉब्लम होता है। तो अभी आप देखें कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर ये ब्लैक कैट्स एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ जहाँ पर इनका कलर ब्लैक है और ये किसी भी कंट्रीज़ में होती हैं, वहाँ मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ख्याल आते हैं इस हवाले से। तो इट्स ए नॉर्मल थिंग कि आप जो सोचते हैं वही आप कर रहे होते हैं, या आपके सबकॉन्शियस में वही मिथ्स होती हैं। मतलब यही नींबू जो है पाकिस्तान या इंडिया में पता नहीं इसकी क्या क्या खासियत है, लेकिन यही लेमन जो है आपको अमेरिका कनाडा में कहीं और उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी। बट अगर इम्पॉर्टेंस किसी चीज़ की है हमारे कल्चर में, या हम जो बीइंग अ मुस्लिम अगर हम किसी चीज़ को इम्पॉर्टेंट समझते हैं, वो हमारी दुआएं हैं और वो अल्लाह पर तवक्कल है। सकीना ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या कहेंगी इस मिथ के बारे में? मैं ये कहूँगी कि किसी भी चीज़ को खो देने का जो डर है ना, वो मिथ क्रिएट करता हाँ। है। लाइक हम कोई नई गाड़ी लेते हैं, हाँ। तो उसके पीछे हम समझते कोई नुकसान ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, तो वो मिथ है। मिथ हम है। बड़ों से सुनते आ रहे हैं पीछे से, हालांकि हाँ। कोई ऑथेंटिक चीज़ नहीं है, मगर हम जूता लटका देंगे, हाँ। एक पुराना कोई जूता, कोई, हाँ, हाँ। ताकि उसे नजर ना लगे। हाँ। अब बच्चा जो है हमें एक माँ को लगता है कि प्यारा लग रहा है, तो हाँ। उसे एक काला टीका लगा देंगे। काला टीका तो लगा वही वाली बात है अगेन, जॉब पे जा रहे हैं हम और कोई हमारी इंटरव्यू का कोई टाइम है और उसमें बिल्ली ने रास्ता काट लिया, तो भाई हमारी तो जॉब नहीं होने वाली। तो ये सिर्फ जैसे सर ने कहा कि पॉजिटिविटी जो है वो बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में। तो अगर आप समझते हैं कि मिथ्स को लेके चलेंगे, तो ये आप तो ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो ये तो सारी देखिए ऑथेंटिक कुछ भी नहीं है। हमारे पास ये नहीं है लिखा हुआ कहीं भी कुरान में या कहीं कि ये चीज़ें होंगी तो आपके साथ इस तरह से बुरा चीज़ हो जाएगी। तो इवन हमारे दीन ने तो कैटेगोरिकली मेंशन कर दिया है ना, हमारे दीन ने तो हमें मेंशन कर दिया है कि आप अल्लाह से मदद मांगिए, हाँ सदका दें। अगर आप पर कोई मुसीबत आ गई है तो आप सदका दें। सदका जो है वो 70 बलाओं को टालता है। अपना पॉजिटिव इंटेंशन आप अल्लाह से मदद मांग के कीजिए। जब आपका ऊपर वाले से, रब से जो है वो ताल्लुक बन जाएगा, उससे ताल्लुक स्ट्रांग होगा, तो फिर नीचे, हाँ बिल्कुल, तो फिर नीचे जो है ना वो आपको ज़मीन पे ये जो छोटी छोटी चीज़ें, जगह काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, अंडा पड़ा हुआ था, अभी हम क्या करें, अच्छा जी लीमू कटे हुए पड़े हुए थे तो क्या करें, औरत को बच्चा नहीं हुआ तो फिर वो किसी की औलाद को भी नहीं गोद में ले सकती। बेवा औरत है, ये भी ये भी है। और क्योंकि वो गोद भराई की एक रस्म होती है। अच्छा, इफ यू नो, तो उसके अंदर जो है वो गोद भराई ऑब्वियसली, कोई बे औलाद जो है वो औरत, वो उसको उसमें इंक्लूड नहीं करते उस दावत में। मतलब जिस खातून की यहाँ औलाद नहीं हो रही तो गोद भराई की रस्म में, व्हाट इज दिस, ये हमारे इतने सिक मेंटलिटी है। आप ये देखें कि ये चीज़ है हमारे अंदर। और अल्लाह ना करे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बेवा हो गई तो उसको शादी में नहीं बुला रहे, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब तो कुछ माशरा बेहतर हुआ है, मगर ये जो बिल्ली ने रास्ता कट लिया, नई गाड़ी ले ली, ये सब तो स्टिल चल रहा है। सर ये बताएं और क्या क्या मिथ्स है जिनके ऊपर लोग जो है वो, जैसा कि इन्होंने कहा कि जैसा जूते लटका दिए चप्पल, आप देखेगा ऐसी कई गाड़ियों को मैंने जिसमें जूते लटकाए ना, वही गाड़ी पंचर ज्यादा होती है, उसी को ट्रैफिक पुलिस चालान करता है। तो जब जूते लटका दिए तो क्यों कर रहा भाई? तुमने पहले से नेगेटिव चीज अपने अंदर रखी है, सोच के चलो। दिमाग करके देता है। आज आपको बता देखो, एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। अभी ये प्रोग्राम कर रही हैं, अभी थोड़ी देर में आप सोच लें कि मैं यहाँ से निकलने के बाद मैं ये फलानी गाड़ी देखना चाहती हूँ, ये दिमाग को मैसेज दे दें, आप यहाँ से जाइएगा, लिख लीजिए, देखिए वही गाड़ी आपके सामने जा रही होगी, कई गाड़ी जा रही है। So what is the connection between the brain and the physical things? अल्लाह ताला ने जो हमारे सबकॉन्शियस जो बनाए, सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा इनाम है। इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसको मैं जब लेक्चर देता हूँ, लोग आते हैं, सीखते हैं, इलाज करता हूँ, तो मैं कहता हूँ ये 95% 90% जो बाबा है ना दिमाग के अंदर, उसको हम लोग नेगेटिव मैसेज देते रहते हैं। बहुत से कहते हैं ना हमारे क्या है, हम तो बढ़ ही नहीं सकते, हम तो गरीब है, हम तो ये है वो है। आप गरीब कह के अपने दिमाग को मैसेज दे के, ये दिमाग आपको गरीब कर देगा। तो कभी ऐसी बात नहीं करना चाहिए मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ, ये हूँ। आपके दिमाग ही आपको ऊपर ले जाता, नीचे आते। कि कुरान में है जैसा गुमान करोगे वैसे ही होगा। सही। तो गुमान अच्छा कर रखना चाहिए, काली बिल्ली से नहीं जोड़ना चाहिए। ये हमारे चंद लोग ऐसे हैं, नेगेटिव लोग जो नेगेटिव सोचते हैं, उनका ऑरा भी नेगेटिव होता है, उसके साथ फिर हो जाता।
होता क्या है, जैसा तुम गुमान करोगे हाँ। वैसा ही पाओगे। और जी। बात वो है कि अगर आपके इंटेंशन में है कि यू विल डू दैट थिंग तो यू कैन डू। और अगर आपके दिमाग में नहीं है, या आप किसी मशीन पर या किसी और पर रिलाई करते हैं, यू विल नेवर एवर बी एबल टू सक्सीड फॉर एनीथिंग। उसकी रीज़न ये है, अभी करंट जो एग्जाम्पल है उसकी, कि जैसी नीयत वैसी मुराद, उसकी करंट एग्जाम्पल है कि आपने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कुछ भी हुआ, उसमें अगर देखा जाए तो इंडिया कई टाइम से, मतलब काफ़ी अरसे से दे वर टॉकिंग अबाउट रफ़ाइल रफ़ाइल रफ़ाइल। व्हाट हैपेंड? मोराल्स, नीयत, स्ट्रेटजी, अल्लाह पे भरोसा और प्लानिंग। पूरी दुनिया पाक जो आर्मी है, पूरी दुनिया जो पाक फ़िज़ाइया है, पाक फ़िज़ाइया को स्काई किंग कह रही है पूरी दुनिया। तो वो क्या हुआ, इतनी बड़ी दुगनी ताकत वाले लोग भी आज सर पटक रहे हैं कि यार हमने तो हमने किस प्लानिंग से हम चले थे और हुआ क्या। लेकिन हमारा जो इंटेंशन था, हमारा इंटेंशन क्लियर था। सो बी क्लियर अबाउट योर थिंग्स। तो ये मिथ्स काउंट नहीं करती, क्योंकि जब अगर इस तरीके से जो लोग ऑपरेशन में होते हैं, या डॉक्टर्स होते हैं, या इंजीनियर्स होते हैं, वो बड़े बड़े काम कर रहे होते हैं, अगर एक बिल्डिंग बनाने वाला शख्स जो है वो ये सोच ले कि रोज़ काली बिल्ली जो है मेरी बिल्डिंग के बाहर से रास्ता काट के चली जाती है, तो अब तो ये बिल्डिंग नहीं बननी, तो बस फिर वो बनी ना जाए वो बिल्डिंग। तो ये सारी मिथ्स होती है ना। देखिए ना, जान तो सब में अल्लाह ने डाली, हाँ। अब उसका कलर काला हो गया तो उसके पीछे पड़ गए, पीछे पड़ गए। हाँ। उसको कहा भाई सफेद बिल्ली तो भी सर गुजरती क्या है। वजह है? ये कोई कल्चर है कि लोग कुछ होते हैं कि बड़े बूढ़े कुछ कोई ऐसी बात कर देते हैं, या ये क्या है? मतलब क्यों इस तरीके से ये मिथ्स बेसिकली हाउ दे, मतलब ये आती कहाँ से हैं अच्छा, ये बहुत पुराने जमाने की बात है, जब हाँ। साइंस वाइंस नहीं था ना, तो पुराने बुजुर्ग इसी तरह कह देते थे क्या हुआ नहीं हुआ, तो वो यकीन कर लिए, नहीं अकीदा पक्का कर लिए। जैसा वहम को पक्का कर लेते हैं हाँ, ना, इसी तरह अकीदे को पक्का कर लेते पक्का हैं। कर लेते हैं। तो करता है आपका दिमागी। हाँ, क्योंकि मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि ये कल्चर है, ये सकाफत का हिस्सा तो ऑब्वियसली नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं से कोई रिलेट नहीं करता। अच्छा, फिर अगर ये किसी पुराने ज़माने में किसी बुजुर्ग ने ऐसी कहावत की है, तो वाई पीपल टुडे, मतलब आज के दौर में लोग इसके बारे में इतना बिलीव क्यों करते हैं? आज का दौर तो चैट जीपीटी का दौर है। आपको एक बहुत मजे की बात बताऊं, पहले यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद विल कम बैक एंड टॉक अबाउट दिस। सो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग सिटी एट 10। चलिए जी, बात हो रही है कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो ये क्या मिथ है। इस हवाले से काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हुई है। सर ने बताया कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता। मजीद मिथ्स के बारे में भी जानते हैं सर, मजीद और क्या क्या मिथ्स होती है, लोग क्या क्या सवाल लेकर आते हैं किन चीज़ों के बारे में? मेरी सीधी आंख फड़की तो मेरा काम ये हो गया, उल्टी आंख फड़की तो ये हो गया। ये सारे सोच से जोड़ते हैं, दिमाग करके देता है। जो आज मैं बता रहा हूँ इसको यकीन करें, आप दिमाग को मैसेज दे देते हैं कि मेरा ये होगा, और ये करके देता है। सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीज़ें भरी हुई है। अगर आपका एक काम नहीं हो रहा, आप रोज़ सुबह शाम सोने से पहले और उठने से बाद आप जो आपको चाहिए ना, कम से कम आप जो उम्र है आपकी उससे 3 से मल्टीप्लाई करके आंख बन के वो सपना देखें। असल हम लोग सपना देखना भूल गए, ख्वाब भी नहीं देखते। पहले ज़माने में सपना देखते जो पूरा होता था। अब सपना कहाँ देख रहे हैं? अब तो टीवी भी नहीं देखते, अब तो मोबाइल देख रहे हैं। तो फिर कहाँ सपना, अपना सब दिमाग उल्टा सीधा कर दिया। तो आप वो करके देखेंगे तो देखेगा वो काम आस्ते आस्ते सही है। ये दिमाग करके देता है। दिमाग को पढ़ें, समझें। ये सबकॉन्शियस माइंड जो बाबा है ना, 90% से काम ले ही नहीं रहे हैं। हम लोग सिर्फ जुबान दूसरे लोग देख लिए दिमाग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग जुबान इस्तेमाल करके आपस में ये करते। दिमाग को पढ़ें, समझें, तो ये करके देगा आपको। सही। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, खुद आपके अंदर आपका दिमाग, आपका बाबा बैठा हुआ, इससे आप काम ही नहीं ले रहे हैं। सही। आप रोज़ाना बैठ के करें, सोने से पहले आप क्या चाहते हैं, एक पिक्चर देखें। कम से कम 5 मिनट निकालें और सुबह निकालें। देखिएगा 40 दिन के बाद आपके पास होना शुरू हो जाएगा। सही। सकीना, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगी कि हमें अपनी चीज़ें खुद क्लियर करनी चाहिए? मेरा पर्सनल अपना जो एक सोचने का नज़रिया है इस हवाले से वो ये है कि जब आप बचपन में छोटे होते हो और आप बड़े हो रहे होते हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ों का ताल्लुक़ आपकी तरबियत से होता है। क्योंकि बात यह आ जाती है कि आप जैसा सोचते हैं वैसी चीज़ें आपके साथ होती हैं। आप जैसा सोचते हैं आपको ख्याल भी वैसे ही आता है, फिर आप जैसा सोचते हैं आपके ख्वाब भी वैसे ही हो जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अगर आप अंदर से जेन्युइन पर्सन हैं,
अगर आप अंदर से हेल्पिंग पर्सन हैं, अगर आप अंदर से ट्रू पर्सनैलिटी हैं फॉर एनीवन, यानी अगर आप हमदर्द हैं तो आप अपनी मदर के भी हमदर्द हैं, अगर आप हमदर्द हैं तो अपने भाइयों के साथ भी आप हेल्पिंग हैंड है, अगर आपकी नेचर लविंग केयरिंग या हेल्पफुल है तो आप अपने कुलीग्स के साथ भी हैं, अगर आप हेल्प करने वाली आपकी नेचर है तो आप हर उस शख्स के साथ हेल्पिंग है जो कि ऑलमोस्ट आपकी सराउंडिंग में है। लेकिन अगर आपकी नेचर अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली आपको हर किसी के साथ प्रॉब्लम होगी। समहाउ आप घर में 50% कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे लेकिन बाहर जाके आप 50% कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करेंगे। सो व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट कि जो मिथ्स होती हैं इन तमाम तर चीज़ों का ताल्लुक भी आपकी नीयत, तरबियत और सोचने समझने के स्टाइल से होता है। जस्ट लाइक मी, अगर मुझे मेरी अम्मी ने कहा कि ये कोई प्रॉब्लम आ गई, नहीं कुछ नहीं होता, यू हैव टू गो ऑन, यू हैव टू मूव ऑन, तो मैं देखूंगी कि ओके फाइन, मेरे सामने अगर शेर भी खड़ा है तो मैं उसको ये नहीं समझूंगी कि करना क्या, मैं ये समझूंगी मुझे अपनी जान कैसे बचानी है, मुझे किसी को इन्फॉर्म कैसे करना है, मैं इस वक्त क्या दुआ पढ़ सकती हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ। ये नहीं मैं सोचने बैठूंगी कि हाय देखो मेरी किस्मत, मेरे ही सामने शेर आना था। अभी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो हर बात में अपने आप को नहीं भाई, अगर एक मुसीबत है तो यू हैव टू बी आउट ऑफ इट। ये मिथ्स वगैरह जो होती हैं ये तो आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए होती हैं। जी अच्छा, ये ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे बात कर रही थी कि हम अपने जहन में, वही वाली बात है कि जो जहन में हम सोच लेते हैं, बिठा लेते हैं, वही चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल जो है हम हर रात को एक प्रैक्टिस करें एक वीक के लिए कि मुझे नमाज फज्र के लिए उठना है, सही, तो वो आपका माइंड आपको उठाना, अलार्म देना शुरू करता है आहिस्ता आहिस्ता, और फिर एक वक्त वो आता है कि आपकी ऑटोमेटिकली आँख खुल जाती है। हाँ, वही आपका इंटेंशन तो आपका होता है। वही बात आ गई कि जिंदगी का रवैया हम पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल आपके पास से जो है बिल्ली गुजर गई, आपकी गाड़ी का जो है वो एक्सीडेंट हो गया, जूता लगाने के बावजूद हो गया, तो इसको हम पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते कि ठीक है इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी होगी, अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं उसमें से, ठीक है इंसान है, डेली लाइफ रूटीन लाइफ है, बहुत बड़ा हमारा शहर है, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, तो हम पॉजिटिव क्यों नहीं रहते। और इसका एक ताल्लुक ये भी है कि फैमिली बैकग्राउंड, अगेन जो आपने बात की कि हमारे जो घर में है, अब फॉर एग्जांपल एक वालिद साहब हैं और वो हर वक्त डरते रहते हैं, मतलब कि ये हो जाएगा, अभी देखिए न्यूज़ में देखा है, वो बच्चों को आगे ग्रो ही नहीं करने देते, क्योंकि एक मिथ है कि ये हो जाएगा तो नहीं, इस वक्त ये नहीं होगा। अब ये भी एक मिथ है मेरे ख्याल से कि आप जो है वो जाते हुए देखिए हमारे, मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं, सबको छोड़ दें आप, बस आपको अगर कोई कहीं पे भी डाउट है वो सदका दें। हमारे इस्लाम में जो है, अगर आपको देखिए मिथ आपको जहन में आ रहा है कि काली बिल्ली ने रास्ता का हल भी दिया गया है, साथ में कि आपको अगर डाउट आ रहा है, आप वो आपकी दाईं आंख जो फड़क रही है वो भी एक है आपके ब्लिंक कर रही है, तो उसमें ऐसा होता है कि वो फिर आप सदका दे, व्हाई नॉट, सदका तो हमारे अच्छा मसला, बिल्कुल बहुत आपने बहुत अच्छी बात की है कि अगर आपको लगता है कि समथिंग कमिंग टू यू, कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, एक तो आप सदका दें और दूसरा आप ये सोचें कि आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या आप बिल्कुल पॉजिटिव हैं कि आपके साथ चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, तो आप क्या गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से आगे से आपको इस तरह की नेगेटिव चीजें मिल रही हैं। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ हैं तो छोड़ दें नेगेटिव लोगों का साथ, आप पॉजिटिव लोगों में बैठना शुरू करें। तन्हाई, नेगेटिव पॉजिटिव और बहुत सारी चीजों से ना हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि तन्हाई बहुत बेहतर है, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठना, हमारी जो यंग जनरेशन है वो नेगेटिव लोगों के साथ ना बैठे, नेगेटिव लोगों के साथ ना बैठे, न्यूज़ चैनल्स भी ज्यादा ना देखें, क्योंकि उसमें मुझे ऐसा लगता है कि बाज दफा जो है हम नेगेटिविटी, क्योंकि इंसान जो है ना वो हमेशा नेगेटिव वे में ज्यादा जाता है। अच्छा मसला ये है कि वट एवर यू आर वॉचिंग इट डिपेंड ऑन यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बहुत सारे लोग बैठ के कोई भी चीज़ देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, कोई खबरें देख रहे हैं, वट एवर दे आर वॉचिंग, बट इट्स अप टू यू कि आप उसमें से क्या पिक करते हैं। देखिए हालिया अभी आप पॉजिटिव पिक करते हैं या नेगेटिव पिक करते हैं, नहीं ये आपका सबका अपना अपना डिफरेंट आईक्यू होता है, नोबडी कैन चैलेंज इट। जिस तरीके से उन्होंने फर्स्ट क्रिएट किया वो सारी दुनिया के सामने, और हमारे मीडिया ने उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया उसकी मिसाल नहीं। मैंने जो इंडियन मीडिया देखा या बाकियों ने देखा होगा, हर किसी ने अपना अपना परसेप्शन किया होगा, मुझे ये समझ में आया कि जब आप अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं होते, ठीक है, तो फिर आप इस तरह की हरकत कर रहे होते हैं कि आपको पता होता है कि अंदर से तो पीछे से तो खाली बर्तन है ना, उनसे तो लड़ाई नहीं जा रहा था ना, वो तो पाकिस्तान का मुकाबला कर ही नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने एक पूरा फेक नैरेटिव जनरेट किया, ठीक है, अब तो बिलीव करना छोड़ दिया, उन्होंने एक पूरा फेक नैरेटिव जनरेट किया,
दुनिया जहान की, उन्होंने जो है ना वो कहना चाहिए कि साइंस लगा दी उसके अंदर। उनके 140 करोड़ अवाम है वहाँ पर, कितनी ज़्यादा तादाद में उनका सोशल मीडिया है। लेकिन आप देखें कि द पावर ऑफ ट्रूथ, कि पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम जो हैं उन्होंने पूरी दुनिया में अपना परसेप्शन फैलाया। इसके अलावा जब आप देखें कि DGISPR आए और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सो यू नो कितना स्पेकुलेशन किया हुआ था इंडिया ने, कितना प्रेशर बिल्ड किया हुआ था, न सिर्फ अपने मुल्क में, पड़ोसी मुल्क में और इंटरनेशनल मीडिया में उन्होंने क्या क्या फेक खबरें फैलाई हुई थी। लेकिन जो उनका जेस्चर था, कूल काम, जिस तरह से वो मुस्कुरा के बैठ के देख रहे थे, ये आपके इनर कॉन्फिडेंट और ट्रूथ को जाहिर करता है। Exactly. अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखें कि जो उनके दूसरे जो बैठे हुए थे ऑफिसर्स जो बैठे थे इंडियन, ठीक है, आप देखें कि उनके चेहरों पे बौखलाहट, थड़थड़ाहट, घबराहट, वो सब कुछ था। और दे वर स्किपिंग द क्वेश्चन, वो हर क्वेश्चन का जवाब जो है ना वो स्किप कर रहे थे। लाइक किसी ने पूछा जी कितना लॉस हुआ, जंग में तो लॉस होता है जी, बता दें कौन से तैयारे गिरे, जी हम नहीं बता सकते क्योंकि इससे जो है वो कहीं पड़ोसी मुल्क तक पता ना चल जाए। What was they were talking about? उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन अपने सहाफ़ियों को, लोगों को नहीं दी। बट हमारे यहाँ से जब बैठे हुए थे हमारे DGISPR या सब लोग सारे बैठे हुए थे, वो एक एक चीज़ क्लियर करके बता भी रहे थे, इनफैक्ट वीडियो भी दिखा रहे थे कि अच्छा ये भी देखिए, ये भी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, इंटेंशन, और आपका नियत जो साफ़ है ना, वो फिर उसके लिए आप किसी से कभी नहीं डरते। आप कहते ठीक है जी, ये अगर है तो ये है। तो असल जो है वो झूठ की एक लाइब्रेरी थी। देखिए झूठ की एक लाइब्रेरी भर लें, हाँ, उसमें एक सच्ची किताब ले जाएं, हाँ, पूरी लाइब्रेरी बेकार हो हाँ, जाएगी। सही। तो हमारी सच्ची किताब एक झूठ की लाइब्रेरी में पहुंच गई थी। तो सारा झूठा, पूरी मीडिया अब उनको जलील कर रहा है, हाँ, बिला वजह का। हमारे देख ली तमाम जो भी ऑपरेशन हुआ कुरान से हुआ, हाँ, अब फजर की नमाज से हुआ, नमाज पढ़ के हुआ, माँ बाप को बता के हुआ, तो देखो अल्लाह मदद किया ना। अंधेरे में हमला नहीं हुआ, अंधेरे में हमला नहीं हुआ, दुश्मन को बता के हुआ कि यू नो वी आर कमिंग। और ये भी कहा कि हम वहाँ के अवाम को नहीं मारेंगे। हाँ बिल्कुल, पॉजिटिव बात देखिए ना, दुनिया ने माना कि हाँ, भाई उनको नहीं मारेंगे, और तुम हमारे मासूम से, छोटे छोटे इतने प्यारे फूल जैसे बच्चे को मार के चले गए, सही, तो क्या होगा भाई तुम्हारा। हाँ, तो पूरी दुनिया ने देख लिया। और सब्र करने वाले को कमजोर नहीं समझे। हाँ बिल्कुल, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, हाँ, बिल्कुल सही सब्र कह रहे हैं। करने वाला बहुत पावरफुल होता है। सब्र करते करते फिर जब दिखाए तो रोना धोना शुरू कर दिए। फिर वो अब क्या बोलूँ मैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पूरी आवाम जिंदाबाद। इसलिए हम सब एक ही है, हाँ, हमारा मुल्क पहले है, उसके बाद हम लोग हैं। सही। तो अच्छी पॉजिटिव बातें करना चाहिए। और हमारा मीडिया देखिए सच कह रहा था, पॉजिटिव बात कर रहा था, आज पूरी दुनिया ने माना। वही ना बात, वही है ना कि आपका दिमाग जब आप सच के साथ होते हैं ना, तो आप स्ट्रेस फ्री होते हैं, फिर आपके दिमाग को भी कोई काम नहीं करना पड़ता। हाँ, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो नज़र आता है। ठीक है ना जी। अच्छा जनाब, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे शो पर आए। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और टॉपिक जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब, अब हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं ये बड़ा अहम टॉपिक है, और ये है हमारे रोज़मर्रा की रूटीन से। और हम सभी जो है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें तो नहीं खाते, और इन तमाम तर चीज़ों में ये होता है कि सबसे ज़्यादा हम लोग जो है वो बाहर का खाना खाते हैं, जंक फूड्स खाते हैं, और दीवाने हैं हम सभी जो है ना इस तरह की जो मील्स हैं उसके दीवाने होते हैं। लेकिन इसका हमें क्या फ़ायदा है, और इस हवाले से जो है वो ये हमारे किस तरीके से हमारे बॉडी में जो है वो फ़ैट डिपॉजिट करता है या नहीं करता है, या बाकी इसका हमें फ़ायदा या नुकसान है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सकीना ज़फ़र मौजूद है, और हमें ज्वाइन किया है सबीन फातिमा ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का। अब जब सबीन आई है तो काली बिल्ली वाला टॉपिक चला गया, अब तो जंक फूड का टॉपिक है। अच्छा जी, लेकिन इसी टॉपिक पे थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन फिर आखिर में थोड़ा सा पूछ लेंगे उनसे काली बिल्ली के बारे में। ये जो जंक फूड है इसका क्या फ़ायदा है? देखिए, टॉपिक तो बहुत अच्छा है, और एक जंग शुरू ख़त्म हुई और दूसरी जंग शुरू हो गई। अरे जंक फूड जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी नहीं है अगर हम एतदाल में खाते हैं, या हम वही चीज़ घर के अंदर अप्लाई करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि शायद वो इतनी नुकसानदेह ना हो। लेकिन अगर हम वही जंक फूड बाहर जाके बाहर से ख़रीदते हैं या हम मंगाते हैं,
और डेली की बुनियाद पे बच्चे खाते हैं तो वो अंडरस्टूड है कि वो आपके मैदे को और आपकी हेल्थ जो कहलाती है पूरी उसको हिट करता है वो। तो कोशिश ये करें कि जो इस तरह की चीज़ें, जैसे जंक फूड में आप पिज़्ज़ा आ जाता है, बर्गर आ जाता है, फ्रेंच फ्राइज़ आ जाते हैं और मुख्तलिफ बहुत सारी चीज़ें, आप तो पिज़्ज़ा फ्राइज़ और पता नहीं क्या क्या इन्होंने बर्गर पेटी और बहुत सारी चीज़ें जो है इन्होंने रख दी हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है जंक फूड में आती हैं। उसमें बेसिकली जो हमें प्रॉब्लम करती है चीज़ वो है ऑयल। ऑयल हमें ज़्यादा नुकसान देता है क्योंकि वो एक ही ऑयल के अंदर फ्राई कर रहे होते हैं उन तमाम चीज़ों को। तो वो हमें जब हम अपने घर में उसी चीज़ को बना रहे होते हैं तो हम कभी भी ये नहीं करते कि हम रखे हुए तेल के अंदर दोबारा से उस चीज़ को खाने को दोबारा से बनाएं। लेकिन जब हम बाहर से ये चीज़ें लेके आते हैं या बाहर जब देखते हैं, हम खुद विज़िट करते हैं फूड अथॉरिटी की तरफ से या हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें होती है, उसमें जब हम विज़िट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत बल्क के हिसाब से क्वांटिटी में जो है ऑयल रखा हुआ होता है और वो उसी में पका रहे होते हैं और बार बार उसी में बना के दे रहे होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। अच्छा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा शौकीन है कि हमें बाहर का खाना है, तो मैं तो यही कहूँगी कि ख़वातीन से कि भाई कोशिश और करती भी हैं ख़वातीन, लेकिन क्योंकि बच्चों को एक अट्रैक्ट करती है बाहर की चीज़ कि अगर हम जो बर्गर बना के घर में दे रहे हैं वही चीज़ अगर वो बाहर से खाएंगे तो ज़्यादा उनको अच्छा लगेगा। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो रैपिंग या जिस तरह से उसकी प्रेजेंटेशन होती है बाहर से आने वाले बर्गर की, तो वो हम उसी तरह से अगर बच्चों को दें तो वो मैं समझती हूँ कि वो इजीली उसको बच्चे खा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये होती है कि इसमें फाइनेंशियल इश्यूज़ भी बहुत हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर हम बाहर से चीज़ परचेज़ करते हैं तो वो आपकी जो चीज़ आप घर में 100 रुपये की बना रहे हैं मिसाल के तौर पे, वही चीज़ आपको मार्केट से 250 रुपये की मिल रही है, तो वो आपके पैसा भी ज़ाया और आपकी हेल्थ भी ख़राब। तो अगर आपको पैसा बचाना है, सही है, और आपको जो है अपनी सेहत को भी बचाना है, तो फिर आप कोशिश करें कि उसकी प्रेजेंटेशन। अब मैंने क्या किया कि जब बेटी माशाल्लाह अब तो मेरी ग्रेजुएशन कर रही है, लेकिन मैंने शुरू से उसको ही रखा कि मैंने ऐसे बैग लिए, ऐसे रैपिंग पेपर्स लिए कि मैंने उसको रैप करके, अब ये तो नहीं हो सकता कि बच्चे आपके सर पे 24 आवर्स खड़े हैं, वैसे बच्चे होशियार बहुत हैं, लेकिन ये है कि उस टाइम पे थोड़ा सा ये था, आज से 8-10 साल पहले के बच्चे थोड़ा समझ जाते थे, अच्छा वेट करो हम आपको दे रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज़ हैं या बर्गर है या पिज़्ज़ा है, वो बना के आपने बच्चों को दे दिया, उसका बॉक्स ऐसा बना के दे दिया, वो चीज़ अट्रैक्ट करने लगी। इसी तरह कैंडीज़ जो होती है, कैंडीज़ में भी हमारे साथ प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ कि गला ख़राब हो जाता है या पेट हो जाता है, डिहाइड्रेशन, बच्चों को मरोड़ हो जाता है पेट के अंदर। उसमें भी मैंने कैंडीज़ भी बनानी बताई घर के अंदर कि हम घर में किस तरह से कैंडीज़ को बना सकते हैं और सब्जियों से किस तरह से हम जो है वो जेली होती है या इस तरह की चीज़ें वो बच्चों को बना के दे सकते हैं। अब देखें, ये तो एक माँओं का भी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि वो तमाम कामों को सब कामों को देखती हैं, तो साथ में हेल्थ जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों की। अब मैं देख रही हूँ कि बच्चे जो हैं इतनी कम एज से ही किसी बच्चे को जो है सर में दर्द है, किसी की आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक है, किसी के मैदे में दर्द है, कोई ज़रा सा पानी पी लेता है, नहीं वो ब्रांड का पानी पीना है, वो तो ये तो पानी ऐसा नहीं है। अगर पानी को बॉयल करके भी हम देते हैं तो वो पानी, अब आप ये समझिए ORS है जी, मिसाल के तौर पे, अब हमारे बच्चे नहीं पिएंगे ORS, नहीं पीना, तो अगर हम ORS को टैंक के अंदर शामिल करके देते हैं तो वो बच्चों की बॉडी को बहुत जल्दी रिकवर करता है। अब ये एक कॉमन सेंस भी है ख़वातीन की, और आपको किस तरीके से उस चीज़ को अटेंड करना है, किस तरह से उस बच्चों को एंटरटेन करना है, तो ये भी एक बहुत बड़ा, मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा एक टास्क है ख़वातीन के लिए। तो जंक फूड को ये कहना कि वो बेइंतहा ख़तरनाक है और खा ही नहीं सकते, तो ऐसा नहीं है। हम ज़रूर खा सकते हैं उसको, अगर हम घर में बनाएं या अगर हम बाहर से भी लेते हैं तो उसका एक शेड्यूल बना लें कि हमें उसको वीकली खाना है या हमें उसकी क्वांटिटी को इतना सही सकीना, आप क्या समझती हैं कि शेड्यूल बनाना चाहिए? ऑब्वियसली एतदाल में तो खाना ही चाहिए क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड,
तो अगर आप किसी भी चीज़ को एतदाल में खाते हैं, इनफैक्ट अगर सब्ज़ी आप बहुत ज़्यादा खाते वो आपके लिए मतलब उतना बेनिफिशियल नहीं होगी। तो हर चीज़ को आपने एतदाल में खाना है और हर चीज़ को आपने जो है वो कैटेगराइज करके खाना है कि मैंने रोज़ में क्या खा रहा हूँ। लेकिन जंक फूड, इसके क्या नुकसान हैं या फ़ायदे? फ़ायदे तो मैं नहीं कहूँगी कि नहीं, फ़ायदे हाँ, हैं, सिवाय इसके कि बच्चे जो है वो खुश हो जाते हैं। सही। ट्वाइस अ मंथ होना चाहिए, व्हाट आई बिलीव कि इसको हम ये नहीं कह सकते क्योंकि हार्मोन्स बड़े डिस्टर्ब होते हैं। हाँ, चाहे वो घर में बनाया जाए चाहे वो बाहर से लाया जाए, ओवरऑल वो डीप फ्राई होता है। तो उसके अंदर जो है वो आपको पता है बच्चे जहाँ आजकल जाएं, जो भी जाएं, क्योंकि बर्गर्स जो है ना वो बड़े अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को। डबल पैटी हो गया, सिंगल पैटी हो गया, उसमें चीज़ हो गई, चीज़ के बगैर बर्गर नहीं खा सकते आप, मज़ा ही नहीं आता बच्चों को। मायो हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं नहीं समझती कि ये बेनिफिशियल हो सकती हैं आपकी सेहत के लिए। क्योंकि देखिए हमारे बच्चे जो है ना आजकल वो उनका वार्म अप नहीं है। शायद ये पुराने ज़माने में चल सकता था, जब मैं 80s की बात कर रही हूँ, 82 की बात कर रही हूँ, तब क्योंकि हमारे पास एक्टिविटीज़ थी, हम स्पोर्ट्स में थे। आजकल के बच्चे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में हैं, एक जगह स्टक होके रह गए हैं। दे बिलीव कि बस हमें मोबाइल पे ही सब कुछ करना है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, सो दे कांट मूव। वो यानी उनका स्पोर्ट टाइम बड़ा कम हो गया, उनका चलना फिरना कम हो गया है। उनको एक उस पे क्लिक पे जो है, अब आप देखें हमारी कौम का यहाँ एक पता नहीं आउट ऑफ द वे बात हो जाएगी, बट ये कि वो चाहते हैं कि बस वहीं पे शॉप पे दुकान पे गाड़ी मोटरसाइकिल रोकी जाए और सामान खरीदा जाए। वो पार्क करके प्रॉपर वे में चल के थोड़ा सा दूर चल के भी नहीं बिल्कुल बिल्कुल तो सही यही कह कहना चाहूंगी कि वो हमारे यहाँ थोड़ा सा एक्टिविटी कम हो गई, एक्टिविटी जो है वो भी कम हो गई। चलिए जी, बहुत शुक्रिया सकीना हमारे शो पर आई। और शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात हो रही है कि जंक फूड के खाने के जो है वो फ़ायदे कितने हैं, नुकसान कितने हैं। तो इस वाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया उस्मान भट्ट साहब ने, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक है। जंक फूड के क्या नुकसान हैं और इसको किस तरीके से खाना चाहिए, क्या इसकी जो है वो डाइट प्लान होना चाहिए? क्योंकि देखिए सर, हम किसी भी बात कर लें रोक नहीं सकते। मतलब आप 3 दिन में एक दफ़ा, 4 दिन में एक दफ़ा खाते ज़रूर। देखिए, ख़ासतौर पे आजकल की जो जनरेशन आई है वो तो बिल्कुल ही जंक फूड पर ही रिलाई कर रही है। आपके चिप्स हो गए, आपके स्टिकर्स हो गए, इसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। ये बस एक एडिक्टिव चीज़ है, आप खाएं 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 खाएं, बट उससे आपकी कोई बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो आपको रिलेटिव प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स चाहिए, वो नहीं मिल रहा। तो हाँ, इससे जो चीज़ हो रही है कि मोटापा हो रहा है आपका। इसका एक 2-fold इफेक्ट ये है कि लोग टीवी देख रहे हैं और जहाँ बैठे हैं वहीं फिक्स हैं, और वो खाए जा रहे हैं। अब उनको बोलते हैं कि हिलो एक्टिविटी करो, तो वो भी नहीं कर रहे। तो एक चीज़ जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, जिससे मेरे जिस्म को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उसको अगर मैं मेन ग़िज़ा को हटा के उसको अपनी मेन ग़िज़ा अगर बना दूँ, तो आप सोचें क्या होगा। आपकी बॉडी में ना सही मिक़दार में आपके न्यूट्रिएंट्स आएंगे, ना फैट्स, ना कार्बोहाइड्रेट्स, ना प्रोटीन्स, और से मोटापा ही मोटापा होगा। तो आप सोच सकते हैं कि इसका क्या हो सकता है। सही, लेकिन फिर भी अगर इसको डाइट प्लान में शामिल करें और इसको किसी तरीके से मेंटेन करना चाहें, मतलब अब किसी ने जंक फूड खाया है, कहते हैं ना कि आपने बहुत सारे पोटैटोज़ अगर खाए हुए हैं, अगर आपने क्या कि अगर आपने एक पैकेट पोटैटो खाया है तो आपको 1 घंटा वॉक करनी चाहिए या आपको 1 घंटा जाके एक्सरसाइज करनी चाहिए। सो अगर आपने जंक फूड खाया है तो आपको फिर उसके बाद क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि जंक फूड को हमने एकदम ख़त्म नहीं कर सकते। आपको क्रेविंग होती रहेगी। बिल्कुल, वो क्रेविंग का क्या करें, वो तो क्रेविंग वो किसी और चीज़ से वो ख़त्म नहीं होती। वो उसका तरीका ये है कि आप उसी चीज़ से क्रेविंग ख़त्म करें। अच्छा, आप जो प्रॉपर जब खाना शुरू कर रहे हैं उसमें थोड़ी तादाद अपने जंक फूड की भी डालें, ताकि वो आपकी क्रेविंग जो है वो ख़त्म होती रहे। जैसे जब बहुत सारे लोग कहते हैं, हालांकि चावल जंक फूड नहीं है, लेकिन आप कहते हैं चावल मोटापा आपका हो गया, चावल अवॉइड करो, तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दो, वो पॉसिबल नहीं है। आप उसकी पोर्शन में कर दो, क्वांटिटी कम कर दो, आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद देखेंगे आपकी बॉडी खुद उसको डिज़ायर ही नहीं करेगी। सही। तो जंक फूड का भी यही है कि आप प्रॉपर खाना खाइए, उसमें कुछ चिप्स डाल दें अपने लिए, मुँह का जायका चेंज करने के लिए। जैसे हमारे स्टार्टर में होता है ना, स्टार्टर खाने से पहले स्टार्टर में आप पापड़ रख दिए या कोई इस तरह की चीज़ रख दी,
तो वो थोड़ी बहुत रख दी जाए तो इसमें कोई इशू नहीं जैसे है। चिली चिप्स हैं और उस टाइप की चीज़ें हैं, आप सोचें मतलब क्या है, मतलब इट्स टू मच। आप बच्चे खा रहे हैं, हमारी बाय द वे स्कूल्स कॉलेजेस में। लेकिन वैसे क्या एसओपीज होनी चाहिए फॉर किड्स? बच्चों के साथ बच्चों को जंक फूड ज़ाहिर है आप दूर तो रख नहीं सकते, लेकिन उनको एक रिस्ट्रिक्ट डेज में या ऑल्टरनेट डेज में या मंथ में या 15 डेज में 2 दफ़ा, या बहुत ही कोई अगर मेरे जैसे लोग हैं मतलब रुक नहीं रहे, मरे जा रहे हैं वो कि नहीं हमसे नहीं, हम नहीं खा सकते सब्जी दाल नहीं खाया जाता, ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? देखिए जैसे मेरे भी 2 बच्चे हैं, हाँ। उसका जो एक ग्रोसरी का जो एक कबर्ड बनी हुई है उसका एक्सेस मेरी बेगम के पास है। अच्छा। तो जब वो चाहिए होगा तो बेगम ने उसको लॉक किया हुआ है। हाँ, तो वो जब अम्मी से मांगेंगे तो वो देंगी, वो उन्होंने खुद राशन किया हुआ है कि मैंने अब देना ही नहीं देना। तो जब वो रोकना होता है कहती तुमने बहुत खा लिया अभी नहीं दे सकती। सही। तो वो बेचारा बैकफुट पे चला जाता है। सही, अगर आप खुला छोड़ देंगे हाँ। तो फिर आप सोचें फिर वो तो जंक फूड ही हो रहा होगा। हाँ सही। आपके पास कोई है आइडिया? वैसे आपके पास होते हैं बहुत सारे आइडिया सभी, एक आइडिया तो कोई अच्छा सा दे देना, इसमें मुझे भी मेरा भी फायदा हो जाए ना, कोई कि ये कर लें। मतलब जंक फूड मैं पता है अभी मैं इस टाइम शो कर रही हूँ, बातें कर रही हूँ, लेकिन दिमाग में चल रहे हैं जंक फूड। लेकिन माशाल्लाह आप तो स्लिम हैं, आप तो आप पे असर भी नहीं कर रहा वो। हाँ ये तो है वैसे। नहीं, असल में उसका एक बेहतरीन, और मैंने आपको पहले भी बताया कि उसमें बेहतरीन ऑप्शन है। जैसे इन्होंने कहा कि आप खाना दे रहे हैं, खाने के साथ जो है ना कोई ऐसी चीज़ जैसे फ्राइज़ के तौर पे या चिकन के कुछ इस तरह के पीस होते हैं, कटलेट्स होते हैं, आलू के साथ जो है वो चिकन को भी हम मिला के बनाते हैं। इसके अलावा ये होता है कि हमारे पास फ्ले के तौर पे हम चिकन को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जंक फूड में ज़्यादातर चिकन ही यूज़ हो रही है। तो वो चिकन में आप बर्गर चिकन बना रहे हैं, डबल पैटी बना रहे हैं उसमें, या आप पिज़्ज़ा है तो उसमें चिकन यूज़ करें। तो चिकन को अगर हम अपने दस्तरखान पे किसी और तरीके से लेके आए, अब वो किस तरीके से लेके आना है उसमें बेसिकली ये है कि जो जंक फूड के अंदर हमारी प्रोटीन नहीं है या हमारी कोई इस तरह की उसमें चीज़ें शामिल नहीं होती जो हमें फ़ायदेमंद हो, वो ऐसा नहीं है। देखिए जब हम बर्गर बनाते हैं या हम पिज़्ज़ा बना रहे होते हैं तो उसके अंदर हम मसाले जात इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और वही हमारी हेल्थ में मतलब हमें हमारी हेल्थ को जो है वो समझे हमारी बॉडी को हेल्दी कर रहा होता है बेसिकली। तो अगर हम अपने दस्तरखान पे इस तरह की चीज़ें एक पोर्शन के अंदर करके लेके आए कि हमने दाल चावल बनाए, दाल चावल बनाए, दाल चावल के साथ ना अगर हमने जो है वो फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं, तो आप आलू के बजाय चिकन के जो है ना उसको फ्राइज के तौर पे चिकन इस्तेमाल। फूड हैक्स के बारे में आप बात करिए कि हाँ ऐसे हैक्स किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, इस तरह से किया जा सकता है। उसमें हमारे पास और ऑप्शन है, फिश का भी है, हम फिश भी यूज़ कर सकते हैं। हम उसको जो है चटपटा करने के लिए दाल चावलों के साथ, या हम भिंडी बना रहे हैं जैसे आज की मेरी रेसिपी भिंडी है वैसे तो सही। उसके साथ में कोई ना कोई उसका पार्टनर रखूंगी। रेसिपी का पार्टनर होना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो वो कि एक डिश के साथ दूसरी डिश जो है वो बना लें, हाँ, वो थोड़ा उसको थोड़ा बच्चों को प्लेजेंट सर्विंग हो जाती है, बच्चों को वो अट्रैक्ट भी करेगी और ये होगा आपकी हेल्थ को नुकसान भी नहीं होगा और आप इजी उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी का पार्टनर जरूर रखें, लाइफ पार्टनर के अलावा भी एक पार्टनर होना चाहिए। खूबसूरती के तौर पे इस्तेमाल किया, खूबसूरती के तौर पे यूज करना है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों हमारे शो पर आए। और आज का शो आपको कैसा लगा जरूर इसका फीडबैक आपने हमारी सोशल साइट पर देना है। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग City at 10।